इनकी मृत्यु हो जाए या फिर कभी इनके खिलाफ महाभियोग चल जाए। अगर ऐसी 3 अवस्थाएं आती हैं तो हम किसको तुरंत ही लेके आ जाएंगे? स्टपनी को। लेकिन ये जो स्टपनी है ये भी भैया 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती, ये ध्यान रखना। स्टपनी कितने महीने से ज्यादा नहीं रह सकती? वाइस प्रेसिडेंट पद पर मैक्सिमम कितने महीने कार्य कर सकते हैं? 6 महीने। अच्छा, 6 महीने काम करने के बाद बैठिए, क्योंकि बेटा 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव कराना 101% अनिवार्य है। इतनी बात आई समझ? बढ़े आगे, थोड़ा स्लो करूंगा क्योंकि मुझे आपको भी कोटा और सारे मेथड दोबारा समझा देंगे। आई नो कि स्लिप हो गया होगा तुम्हारे दिमाग से। उसके बाद 62 के बाद 53 आएगा। 53 क्या कहता है ये आप लोग बता सकते हो? बताओ तुरंत। यहाँ पर इंग्लिश वाले लिख देंगे एग्जीक्यूटिव हेड, हिंदी वाले लिख देंगे कार्यपालिका प्रमुख। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, कॉपी में लिखते चलना, कि राष्ट्रपति सारे काम या तो स्वयं करेगा या किसी की सहायता और सलाह पे करेगा। जैसे ही शब्द आ जाता है सहायता और सलाह, बेटा बातें मत करो, तुरंत ही आप यहाँ पे लिख लीजिए आर्टिकल 74। इसके अंदर आ जाते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसे बोलते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी अनुच्छेद 52 के साथ में 74 हमेशा जुड़ा रहेगा। 74 किसकी बात करता है? मंत्री परिषद, याद रहेगा। इसी मंत्री परिषद वाले आर्टिकल के अंदर हमने 2 संशोधन पढ़े थे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक 42वां था, एक 44वां था, ठीक है, अच्छे से बता चुका हूं। अगला आर्टिकल आ जाएगा बेटा 54। इसका मतलब है राष्ट्रपति का चुनाव, ये मैं अभी अच्छे से डिटेल में रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद 55 आ जाता है इसी चुनाव का, शाबाश, अब तुम्हें याद हो रहा है। 56 बताओ, वेरी गुड, कार्यकाल की अवधि। आप लोगों ने ठीक बोला जिन्होंने कार्यकाल बोला। बेटा 57 पुनः चुनाव, यानी क्या हमारे राष्ट्रपति को पुनः चुना जा सकता है? तो इसके आगे निशान बना लो, यस सर, अनिश्चित बात। अगर एक राष्ट्रपति बेटा चाहे, अगर वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू अगर रिटायर हो जाए और द्रौपदी मुर्मू अगली 5 साल के बाद 2027 में फिर से चुनाव लड़ना चाहे, सर 2027 क्यों? क्योंकि 2022 में वो चुनी गई थी। उनका चुनाव लोकसभा राज्यसभा के तरह चुनाव नहीं होता, उनका चुनाव अलग तरीके से होता है जिसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। बैठ जाओ, कैसे हो जाओ, ठीक है। अगला आर्टिकल 58 बात करता है योग्यता, और बेटा इसकी योग्यता की ट्रिक बताओ फटाक से। वेरी गुड, 35 LOC, बेटा उम्र 35 साल। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता ओ से हो जाएगा क्या? ओ से क्या हो जाएगा? लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और सी से हो जाएगी नागरिकता, ध्यान रखना। उसके बाद है आर्टिकल 59, हाँ वेरी गुड बेटा, शर्तें बताता है। इसे किसके साथ पढ़ा जाता है? 58 के साथ, योग्यता की शर्तें दर्शाता है। 60 में क्या आती है? शपथ, शाबाश। अनुच्छेद 61 में ये लाल रंग से सर आपने क्यों लिखा? क्योंकि बेटा यहाँ चलता है महाभियोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है सर। अंतिम आर्टिकल और बता दीजिए, 62 में क्या आता है बताओ। वेरी गुड, आर्टिकल 62 की अगर बात करें तो आकस्मिक मृत्यु के दौरान, यानी कैजुअल जब वैकेंसी होती है तब इस तरीके का पॉइंट है, ठीक है। खासकर इंपॉर्टेंट जितने आर्टिकल थे वो हमने देख लिए। अब उसके बाद में मैं तुमसे और प्रश्न पूछता हूँ, समझाता चलता हूँ, जो जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो समझा रहा हूँ। बेटा सवाल ये है, दोनों लोग बताना जितने भी ग्रुप में बच्चे बैठे हैं, ये भारत का प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति, और एक तरफ प्रेसिडेंट है, कहाँ का ले लेते हैं? यूएसए का, ठीक है। सर आप इंग्लैंड का प्रेसिडेंट क्यों नहीं ले रहे हो? तो बेटा इंग्लैंड का या यूनाइटेड किंगडम का कोई भी राष्ट्रपति का पद होता ही नहीं, कोई दिक्कत। जैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, वैसे इंग्लैंड के अंदर राष्ट्रपति का पद नहीं होता। ये सवाल ध्यान रखना बड़े अच्छे से। अब समझना, मैं गया द्रौपदी मुर्मू जी के पास, मैंने पूछा कि न्यूनतम आपकी अर्हता या योग्यता क्या है, तो उन्होंने कहा कि भैया 35। यहाँ कोई बता सकता है कितनी योग्यता है अमेरिका के अंदर?
न्यूनतम कितनी एज होगी? न्यूनतम एज का यहाँ पे क्राइटेरिया है 30 वर्ष। और एक बात और याद रखिए, 30 वर्ष के साथ में एक और लिमिटेशन है, मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट इंडिया के होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक्चुअल में लोकसभा या किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे, परंतु यहाँ पर सदस्य हो सकते हैं। सर यहाँ पर किसके सदस्य हो सकते हैं? सीनेट के या कांग्रेस के अंदर दो हाउसेस होते हैं, एक सीनेट होता है और दूसरा कौन सा हाउस होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि अमेरिका के अंदर जो संसद है उसकी लोकसभा राज्यसभा में से किसी के सदस्य हो सकते, भारत में सदस्य नहीं होना चाहिए। है दूसरी चीज पर आ जाओ, अगर यहाँ पर बेटा बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी कार्य अवधि कितनी होती है? क्या ये पुनः चुने जा सकते हैं? जी सर, अनिश्चित बात। लेकिन अमेरिका में जो कार्य अवधि होती है वो कितने वर्ष की होती है? 4। और बेटा कैप लगी हुई है, 2 बार से ज्यादा अमेरिका के अंदर कोई भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं आपको बताऊं, बराक ओबामा की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, लेकिन बराक ओबामा को भी 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इस वजह से बाहर होना पड़ा। ये ध्यान रखना, ठीक? तो ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, सर हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू जी का हम क्या कर सकते हैं? महाभियोग। सर यहाँ पे भी कर सकते हैं महाभियोग। सर यहाँ का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाता है, लेकिन नियुक्ति अकेले नहीं करता, वो किससे बाध्य होता है? पुराने मुख्य न्यायाधीश की राय से। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है और बाध्य नहीं होता है। ये ध्यान रखना, अमेरिका का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है और किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पलटने की शक्ति होती है अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर, भारत के राष्ट्रपति के अंदर शक्ति नहीं होती है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर बात करो तो यूएसए की और इंडिया की, याद रखना यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है बेटा, राष्ट्रपति, वो सिर्फ और सिर्फ किसका प्रमुख होता है? राज्य का। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हेड एग्जीक्यूटिव, और कई बार ये भी लिख सकते हो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है बेटा, ये 2 शक्तियों का मालिक होता है। कौन सा होता है? हेड एग्जीक्यूटिव तो होता ही है सर वो, साथ में साथ किसका? हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी आ जाओ बेटा, यानी सर राज्य का प्रमुख भी होता है, हेड एग्जीक्यूटिव, हेड स्टेट, ठीक? और यहाँ पर किसका? सरकार का प्रमुख भी होता है, ठीक? ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है। इसीलिए अमेरिका के अंदर किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री के पद की जरूरत ही नहीं, वो सारे कार्य करने में सक्षम कौन है? राष्ट्रपति। सिंपल सी बात। और यही क्वेश्चन बनता भी है कि हेड ऑफ द स्टेट या एग्जीक्यूटिव हेड जो है या हेड ऑफ गवर्नमेंट भारत में कौन कौन होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो राज्य का प्रमुख होता है भारत के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये डबल पोजीशन एंजॉय करता है, इसीलिए इसका जो पद है वो क्या है? और वैसे भी अमेरिका में जो सिस्टम चलता है उसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी राष्ट्रपति, ठीक है, प्रणाली। और अपने यहाँ कौन सी चलती है? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक फायदा है कि शक्तियों का विभाजन, जाओ बेटा जल्दी, शक्तियों का विभाजन, शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं रहती, ये पार्लियामेंट का नियम है पार्लियामेंट्री। क्यों? क्योंकि हमने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया इंग्लैंड से, और इंग्लैंड में क्वीन अलग है, प्रधानमंत्री अलग है। प्रधानमंत्री वहां का है सरकार का प्रमुख, और क्वीन वहां की क्या है? राज्य की प्रमुख। समझा देता हूँ सर, इंडिया के अंदर अब आप तीनों को कंपेयर कर लो और तीनों अच्छे से समझ लो। इधर लिख दे रहे हैं हमारा प्यारा भारत इंडिया, इधर लिख दे रहे हैं यूएस, और इधर लिख दे रहे हैं इंग्लैंड। मैं इनके अंदर आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, राष्ट्रपति के पद का ध्यान से सुनना। इंडिया के अंदर 2 बड़े पद होते हैं, सबसे पहला होता है हेड ऑफ स्टेट, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ राज्य प्रमुख, और बेटा दूसरा पद होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं सरकार का प्रमुख। अगर आपने ये कभी नहीं पढ़े होते ना, तब भी आप एलिमिनेट कर लेते कि सरकार कौन चलाता है? सर प्रधानमंत्री। और देश चलाने की या राज्य को लेकर के रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति की। सर ये भारत में अलग अलग होते हैं, साथ ही साथ ये इंग्लैंड में भी अलग अलग होते हैं। बस इंग्लैंड में एक ही दुख है, वो दुख ये है सर हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, अमीर गरीब, चाय बेचने वाला, दूध बेचने वाला, देश बेचने वाला, मतलब कुछ भी बेचने वाला, ठीक है,
कोई भी हो सकता है। लेकिन बेटा इंग्लैंड में ये वाला जो पद है राज्य का प्रमुख, यहाँ सिर्फ क्वीन का बेटा या क्वीन की बेटी या क्वीन के पति या क्वीन के वारिस, ये ध्यान रखना। इसी वजह से इंग्लैंड में ये भी पद होता है और इंग्लैंड का पीएम भी होता है, जो कि पूर्व में कौन थे, ऋषि सुनक, लेकिन अब वो भैया रिटायर हो गए क्योंकि वो इलेक्शन हार गए। आ जाओ, अब कौन है, कीर स्टारमर, ये ध्यान रखना, ठीक है, KEIR, कीर, ठीक। लेकिन बेटा यूएसए के अंदर, तो इंग्लैंड तो हो ही गया, यूएसए के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही व्यक्ति में डबल शक्ति होती है। कौन सा, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ का राष्ट्रपति पूरे विश्व के कहीं के भी राष्ट्रपति से सबसे ज्यादा ताकतवर इसीलिए होता है, वो जो भी निर्णय ले लेगा वो निर्णय होने ही होने सफल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो हमने हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट सुन लिया था। अब उसके बाद अगली चीज पे आ जाओ, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल। अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, आ जाओ, एक राष्ट्रपति 2.5 साल काम कर पाए थे, तभी अचानक उनकी मृत्यु हो गई। अब बेटा राष्ट्रपति हमेशा इस पद पर बना रहेगा 52। अब राष्ट्रपति की जो सीट है वो खाली नहीं होनी चाहिए, तो बताओ राष्ट्रपति की सीट खाली है, कौन भरने आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगा सर, अनुच्छेद 63 में दिया हुआ है। तो बेटा ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, वाइस प्रेसिडेंट 5 साल में से 2.5 तो चले गए, अब कितने दिन कितने समय के लिए भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना रहेगा, 6 साल, 6 महीने या 2.5 साल? अरे अभी तो 2.5 साल पूरे बचे हैं, 2.5 साल राष्ट्रपति पहले ही मर गया, तो 2.5 साल तो बचे हैं, तो कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए बनाओ? 6 महीने के लिए बनाया जाएगा, 6 महीने में ही इलेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, याद रखना ये नियम भारत में है कि उपराष्ट्रपति 6 माह से अधिकतम गद्दी नहीं संभाल सकता। लेकिन बेटा अगर सेम कंडीशन, मेरी बात समझ के चलना, अगर सेम कंडीशन यूएसए की होती और यहाँ पर 4 वर्ष का कार्यकाल है, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते करते यहाँ के प्रेसिडेंट आ जाओ मर गए, तो बेटा यहाँ उपराष्ट्रपति बचा हुआ 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। समझे अंतर या नहीं समझे अमेरिका और इंडिया? एक तरफ अमेरिका का उपराष्ट्रपति है और एक तरफ तुम्हारे पास में भारत का उपराष्ट्रपति है, परंतु भारत का उपराष्ट्रपति कितने महीने से ज्यादा काम नहीं कर सकता, 6 मंथ। और अमेरिका का उपराष्ट्रपति कितना काम करेगा सर, जितना समय बचा हो। ये राष्ट्रपति एक ही वर्ष काम करके मर गया हो तो ये 3 वर्ष काम करेगा। और यहाँ का एक नियम और है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति अभी तक के जितने केसेस देखे गए, प्रेसिडेंट की अगर वाइफ है तो वो उन्हीं को बनाते हैं फर्स्ट लेडी, जब तक कि कोई ऐसा आ जाए बेचारा धोखे धाके से जो स्वामी विवेकानंद ना निकल जाए। क्या हुआ? अरे भैया बैठ जाओ और टाइम से आया करो, फिश मार्केट लगने लगता है। अरे अरे कोई नहीं आ जाओ, इशारा दे दो, बैठो। एक तो लेट, ऊपर से नए लोग, बेटा नए लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा कि कैटरीना कैफ नमस्ते लंदन में अक्षय कुमार से ही शादी क्यों कर लेती है, फिर नहीं समझ आएगा। चलो कोई नहीं, मेरा काम है समझाने का प्रयास करना। चलो भैया एक अंतिम चीज समझ लो, भारत का राष्ट्रपति ये और सुन लो, और अमेरिका का राष्ट्रपति। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए, बैठ जाइए वरना समझ नहीं आएगा लास्ट पॉइंट, बैठो। अब दिमाग में प्रशांत की एक बात आई, बेटा मुझे जहां तक पता है मुंह से नहीं बैठते मुझे जहां तक पता है, मानो बायो पढ़ी है, चलो देखो। अब ध्यान देना इधर, भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में से तभी अचानक प्रशांत बोला कि सर तो फिर बाबा साहेब ने अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह इंडिया के राष्ट्रपति को मजबूत क्यों नहीं रखा, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं रखा? ठीक है भैया ये लो, ठीक है सर ये जिम वाला तो नहीं लग रहा, कुछ और ही लग रहा, ठीक तो समझ जाओ ज्यादा ही मजबूत हो गया। तो ऐसा क्यों नहीं बनाया बेटा? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने स्टोरी सुनाई थी, मैं फिर बता दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, कि अगर इंडिया के राष्ट्रपति को फैसला लेना है कि आज रात में हम, ठीक है, अनलिमिटेड स्कूल खोल देते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड स्कूल खोल देते हैं, तो राष्ट्रपति के इस फैसले को रातों रात पूरा नहीं करा जाता। उसके लिए बिल बनेगा, लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा,
कम से कम इस पर बहस चलेगी, आर्ग्यूमेंट चलेगा। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति के विचार को कम से कम पता है कितने लोग चेक करेंगे? कम से कम 800 लोग चेक करेंगे। कैसे? 550 लोग इसके, 250 लोग इसके। एक व्यक्ति के, आ जाओ बेटा, एक व्यक्ति के विचार को 800 लोग संसद के अंदर चेक कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, फिर वही दिक्कत, बवासीर नामक रोग से निजात पाए। बैठे जल्दी, मतलब बोल बोल के, जिसके पास सीट नहीं निकल जाओ बाहर अपने मुंह उठा के। क्लास चल रही है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बैठो यहाँ पे देखो। ठीक। और बेटा याद रखना, अमेरिका का राष्ट्रपति इतना पावरफुल है, अगर इसे आज रात में 1 करोड़ स्कूल खोलने हैं तो भैया अगले दिन से स्कूल खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे घाटा है, हो सकता है ऐसा राष्ट्रपति आ जाए जो देश के हित में फैसले ना ले। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि किसी एक बिल को 800 लोग चेक करें, ताकि भविष्य उस पर निर्भर है, देश निर्भर है, या एक बिल को एक ही आदमी पारित कर दे। तो सर अच्छा तो यही रहेगा ना, 800 लोग चेक करें। क्योंकि बेटा इसीलिए चेक करें, मेरी बात फिर से समझना, तुम कितने हो चुके हो? इतनी बड़ी आबादी के लिए कोई निर्णय लेना मजाक नहीं है। इसलिए बाबा साहब को पता था कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय 37 करोड़ आबादी थी, जिसमें एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को दिखाता था। इसलिए 389 सीटों पर चुनाव हुए थे। लेकिन अब तुम हो चुके हो 140 करोड़। तो इतनी बड़ी आबादी का फैसला लेने के लिए एक भारत में सिद्धांत चलता है, उसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्कीकरण। और दूसरा सिद्धांत चलता है जांच एवं नियंत्रण का सिद्धांत। ये भी लिख लो एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये है जांच और नियंत्रण और पृथक्कीकरण का ई, एल और जे। सर ये लोग कभी आपस में एक नहीं हो सकते, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। समझे बात को? इसी की भेंट चढ़ गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस में आता है? कार्यपालिका में, ई। और राष्ट्रपति को कौन चेक करेगा? एल। कि भैया तुम जो आदेश पारित कर रहे हो मेरे समक्ष रखो, मैं चेक करूंगा। और अगर फिर भी गलती हो गई संसद से तो फिर उसको कौन सुधार सकता है? न्यायपालिका। इसलिए भारत में ये दो सिद्धांत चलते हैं, जिसकी वजह से देश व्यवस्था बची हुई है। ये नोट कर लो, फिर एक बार चुनाव रिवाइज कराएं, फिर वाइस प्रेसिडेंट पे चलते हैं, ज्यादा मजा आएगा। इस पे मेंस में क्वेश्चन आए हैं एंड द क्वेश्चंस विल रिपीट अगेन। हाँ थोड़ा तेजी बोलो। वो एक अलग से न्याय का दायरा है, वो न्याय के मामले में, लेकिन देश के हित में कोई फैसला लेना है तब, अब वो एक अलग दृष्टिकोण हो जाएगा। हाँ ये अमेरिका ज्यादा डेवलप है। आयरनी हुई कि अमेरिका से ज्यादा सोचा हमारे देश के बारे में। ठीक है, चलो भैया लिख लिया। अब देखो भाई, कल जिन जिन लोगों को इलेक्शन दोबारा समझ में नहीं आया या नहीं ज्यादा अच्छे से आया, मैं बता दे रहा हूं, राष्ट्रपति के चुनाव को दोबारा समझा रहा हूं मैं। लिखो लिखो, पहले इलेक्शन इसका लिखो कैसा होता है सर? इनडायरेक्ट। ठीक है, लिखते चलना। अप्रत्यक्ष होता है। ठीक सर, अप्रत्यक्ष कैसा होता है? इसमें बेटा लोग सीधे वोट नहीं देते। कौन देता है वोट? संजय भैया और जतिन प्रसाद। सर जतिन प्रसाद कौन है? लोकसभा में सांसद। और संजय भैया कौन है? विधायक, एमएलए। समझ गए बात को? अगला सर, इनका जो चुनाव होता है वो बेस्ड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। हिंदी भी बता रहा हूं सर। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये बेटा होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक जो व्यक्ति है वो अपना वोट रेशियो की कैटेगरी में डिवाइड करके देता है। कैसे देता है बताऊंगा। तीसरे नंबर पे आ जाओ, इसमें होता है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मतदान। ठीक है, एकल संक्रमणीय मतदान। ठीक, आ जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर लिख लो सीक्रेट बैलेट। ठीक, नोट करो, आ जाओ बेटा, जहां जगह मिल रही बैठ जाओ। टिकट हाउसफुल जा रहे हैं। हाँ, सीए एग्जीक्यूटिव
हाँ 110% एग्जीक्यूटिव में आएगा। इनफैक्ट ईडी उसकी पावर समझ लीजिए कि वो सिर्फ रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति जा करके संसद के सामने देते हैं, दोनों ही एग्जीक्यूटिव। तो प्रिंसिपल हाँ राष्ट्रपति से सवाल आप करना चाहो कर सकते, लेकिन याद रखिएगा राष्ट्रपति का ये दायित्व है। आपको उत्तर भी पता था शाबाश। नहीं आप बिल्कुल श्योर है कि याद रखिएगा राष्ट्रपति अगर न्यायालय से भी सवाल पूछे या न्यायालय राष्ट्रपति से सवाल पूछे तो दोनों बातें नहीं है। ये तो हम रहे, मतलब सामान्य आदमी तो बात है ही नहीं ना, वो बातें से बातें नहीं की, लेकिन न्यायालय भी बातें नहीं। ठीक है बताऊंगा मैं भी आपको, ये लिखा। अब चलो भैया इनके बोर्ड में यानी इनका जो तरीका है चुनाव का वो समझिएगा। मैं ये हटा दूं, मिटा दूं, ये लिख लो, ये लिख लिया हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ये कल पढ़ा चुका हूं इसलिए आज थोड़ा सा तेज चलूंगा, जो कल बच्चे पढ़े थे वो समझ जाएंगे। एक दिन हुआ ये, फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझना। ABCD अभी भारत में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। 19 अप्रैल से 7 चरण में चुनाव शुरू हुए जिनके नतीजे आ गए थे 1 जून के बाद। ठीक, तो हुआ ये कि भैया A से मान लो अरुण, उसके बाद B से ले लो बिट्टू, C से छुट्टू, D से डाकू। ठीक, कोई भी 4 नाम ले लो बेटा। इसमें से जरा ये वोटिंग हुई, ये वोटिंग हुई, महाराष्ट्र MP सब जगह की वोटिंग चलती रही, वोटिंग चलती रही, वोटिंग चलती रही। ध्यान से समझना, अरुण को क्या मिले यहाँ पे 40%, इसे 30, इसे 20, इसे 10। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 544 सीटों पे चुनाव हुआ था सर, 543 पे होता है, परंतु दुर्भाग्य ये था कि मणिपुर को इस बार बांट दिया था, एक आंतरिक और एक बाह्य में, तो सीटों की संख्या 544 थी। ध्यान से सुनना, 544 सीटों पे चुनाव अगर भारत की लोकसभा में होता है तो सीधा नियम है कि जो 50% प्लस 1 सीट ले आए। सर कितनी? 273, क्योंकि 272.5 बनती है। सीधा मतलब है कि जो ज्यादा वोट लाएगा लोकसभा चुनाव जीतेगा। ऐसे होते हैं आम चुनाव, समझना मेरी बात, नॉर्मल चुनाव। अभी इस क्लास में किसी को मॉनिटर बनाना हो तो वोटिंग करवाऊंगा, पूरी क्लास में 100 बच्चे हों, लेकिन जिस एक बच्चे को भी 40 वोट मिल गए या ज्यादा वोट मिल गए वो जीत जाएगा। तो तुम मुझे यहाँ पर बताओ कौन जीता? अरुण जीत गए, चलो भैया। लेकिन दुख की बात यह है कि 30 प्लस 20 प्लस 10 तो ये 60 हुए। 60% लोग कभी नहीं चाहते थे कि अरुण जीते। तो ये भारत में जो सिस्टम चलता है ना बेटा चुनाव का, ध्यान देना, इसे कहते हैं FPPT, फर्स्ट पास्ट पोस्ट ट्रांजिट सिस्टम। लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग नहीं होता है, ये समझाना था। ये राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए जब तक 100 में से 51 लोग नहीं मानेंगे हम राष्ट्रपति देश का उसको नहीं चुनेंगे। तो सर इसके लिए क्या बनाया गया बेटा? इसके लिए जो सिस्टम निकाला गया है उसका नाम लिख लो, उसे बोलते हैं कोटा मेथड। बेटा इधर देखो ध्यान से, फिर नहीं समझ आएगा। कोटा का मतलब होता है टोटल वोट्स, यानी मत बटे में कितने राष्ट्रपति के पद होते हैं? 1। ऐसे लिखने के बाद तुरंत ही याद रखना +1 +1, कभी नहीं भूलो। टोटल वोट बटे में 1 +1 +1। कभी भी कैलकुलेट करोगे 100 बटे 1 + 1 2, तो बेटा इसे काटोगे कितना आएगा? 50 + 1, तो 51 ही आंसर आना चाहिए। वोट 51% ही होना चाहिए। ये मेथड लेने के पीछे आशय ये था। बात आई समझ में? ये मेथड कल मैंने पढ़ा दिया था, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूं ताकि आपकी खोपड़िया के ऊपर सुना चले। ठीक, अब समझो ध्यान से। दूसरा मेथड क्या फॉलो होता है? किसका फोन भेज रहा है? साइलेंट करो। दूसरा मेथड समझ लो। दूसरा ये आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में बनता है बेटा एक निर्वाचक मंडल। अब तुम्हें निर्वाचक मंडल के लिए पहले मुझे संसद थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। निर्वाचक मंडल का समझ लो, ये क्या चीज होती है। ये बताओ, हमारे यहाँ इंडिया, पूरी इंडिया में विधि कौन बनाता है? हाँ, कौन बनाता है? पार्लियामेंट। बेटा ये जब पूरा भारत था, समझना 1947 में 2 टुकड़े कर दिए गए, इधर वाला ले गए गधे, इधर वाला ले गए बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान बढ़ गए अपना भारत। ध्यान से समझना, पूरी भारत के अंदर, अभी अब मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक, बताओ कौशल, कौन सी मिठाई पसंद है? हाँ बोलो, या नहीं खाते हो तो नाम बोलो मिठाई का। कौन सी? चूरमा के लड्डू। ध्यान से सुनना, आप कौन सी मिठाई खाते हैं? नाम बोलिए। रसगुल्ले। ध्यान से सुनना, रसगुल्ले, चूरमा के लड्डू सब खाऊंगा मैं। आयशा आप? जो भी खिला दो, जो भी खिला दो। ध्यान से ये पढ़े,
आप पलक कौन सी मिठाई? गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चूरमा के लड्डू और कुछ भी खिला दो। अरे बेटा जरा ध्यान से समझना, इस क्लास में 100 बच्चों की सोच नहीं मिल रही। तुम 140 करोड़ लोगों को अगर लॉ बनाने को दे दिया जाए कि जाओ डिसाइड कर लो कौन सी धाराओं पे चोरी की सजा दी जाए, तो तुम मानोगे? कभी एकजुट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे बेटा। इसलिए तुम्हें विधि बनाने की शक्ति ना देके ये शक्ति दे दी गई है संसद को। अब समझ में आई बात? पूरे भारत के लिए लॉ कौन बनाता है? संसद। लेकिन बेटा समस्या ये है कि संसद के अंदर भी 3 अंग होते हैं। सर कौन से 3 अंग? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये बात आप मेरी ना मानो तो इस अनुच्छेद में पढ़ लेना 79 के अंदर। सर इसका मतलब ध्यान से सुनना, लोकसभा मतलब सीधे हम चुनेंगे, सीधे हम चुनेंगे, यहीं से बनता है पीएम और मंत्री परिषद। राज्यसभा मतलब यहाँ पर राज्यों के प्रतिनिधि कैसे चुन के आएंगे? उनकी पॉपुलेशन के आधार पर। ध्यान से समझना। और जो प्रेसिडेंट है बेटा वो इस चुनाव की तरह ही होगा, परंतु उसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होगा। अभी जो तुमने 18वीं लोकसभा के चुनाव दिए हैं, इसे प्यार से भारत में बोला जाता है प्रधानमंत्री का चुनाव। इसके चुनाव सर कब होते हैं? इसके चुनाव का कभी तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके 2/3 सदस्य यानी कितने साल में रिटायर होते हैं? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में। जब अभी हम आगे चल के संसद पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, परंतु मेरा कहने का मतलब समझिए कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनका, बाबूजी का, तो बेटा 2 ही लोग इसमें वोट दे सकते हैं। ध्यान से समझना, एक तो ये, एक तो ये। पर सर ये दोनों जो है वो पूरे भारत के बिहाफ पर एमपी बनके तो वोट दे देंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यूपी राष्ट्रपति को कैसे चुनेगा, बिहार कैसे चुनेगा, उत्तराखंड कैसे चुनेगा। ध्यान से समझना, ये पूरे भारत से कुछ लोग हैं, लेकिन हर राज्य के पास अपनी कानून बनाने की व्यवस्था है। इससे समझ लेना, ठीक है? रफ इंडिया। पूरे भारत के लिए विधि कौन बनाता है? संसद। तभी अचानक यहाँ पे उत्तर प्रदेश रोने लगा। क्यों? उत्तर प्रदेश ने ये कहा कि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उन्हें क्या पता उत्तर प्रदेश के अंदर जब बाइंग शॉप 10 बजे बंद हो जाती है तो हमें कितना बुरा लगता है। यहाँ के लोगों ने कहा कि उन्हें कैसे पता चलेगा उत्तर प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो बेटा बाबा साहब ने हर राज्य को दे दी शक्ति विधि बनाने की, और बेटा इसी को बोला जाता है प्रत्येक राज्य की विधान सभा। तो हर राज्य के पास विधान सभा है, इसलिए भारत में कितनी विधान सभा है? 28। 2 एक्स्ट्रा को मिली हुई है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो 30 तो विधानसभा है भारत में, लेकिन संसद कितनी है? सिर्फ 1 है। समझ गए? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बेटा पूरे संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा से भी वोट पड़ता है, और जितने भी ये राज्य बने हुए हैं इन राज्यों के संजय भैया यानी एमएलए भी राष्ट्रपति को वोट देते हैं। बात आई समझ में? थोड़ी ज्ञान नहीं। आपके लिए संसद का चैप्टर पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली दूर है, लखनऊ भी दूर हो चुका है। लखनऊ में जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनका मानना है पहले राष्ट्रपति पढ़ाओ, लेकिन अगर पहले आप संसद पढ़ लेते तो लोकसभा राज्यसभा थोड़ा क्लियर हो जाता। अब लेक्चर भी सीमित है तो मैं उन्हीं के पैटर्न पे चल रहा हूं, इसके जिम्मेदार वो और आप होंगे। ठीक, ध्यान रखना। अब आ जाओ इसको, अब आ जाओ राष्ट्रपति को कौन कौन वोट दे सकता है सर? तो अभी आपने बताया एक संसद होगी, उसके बाद हर राज्यों के पास क्या होगी? राज्यों की विधान सभा। और इसके अलावा सर कुछ अलग से राज्य बने हुए हैं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी। समझना ध्यान से, ये लोग ही राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। सर क्यों दे सकते हैं? तो समझना, संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य होते हैं अधिकतम, लोकसभा में अब हो सकते हैं कितने सदस्य अधिकतम? 550। ठीक, इस 250 में से 238 सदस्य चुनाव से आते हैं, और बचे हुए 12 सदस्य की ताकत होती है राष्ट्रपति के पास कि वो नामांकित कर सके। ध्यान से समझना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट शब्द और है कि लोकसभा राज्यसभा के जो सिर्फ चुनाव को बोलते हैं निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को वोट देंगे। राज्यों की विधानसभा के लिए कौन? सिर्फ निर्वाचित। दिल्ली और पुडुचेरी के पास विधानसभा है, इसलिए ये भी यहाँ पर वोट देगी। तो याद रखना, राष्ट्रपति को 3 लोग वोट दे सकते हैं। एक तो सर संसद के निर्वाचित लोग जो चुन के आए हैं, ना कि जो 12 लोग जो कि नामांकित होके आए हैं। दूसरी बार राज्यों की विधानसभा, और तीसरे नंबर पे दिल्ली एंड पुडुचेरी। इन्हीं को प्यार से बोलते हैं एमएलए और इन्हें बोलते हैं एमपी।
जब हम लोग परसों संसद पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें राष्ट्रपति का ये वाला इतना हिस्सा फिर रिपीट कराऊंगा, बार बार कराऊंगा, 10 बार कराऊंगा, जितनी बार आएगा, लेकिन अलग अलग लेक्चर्स में साथ में, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, वापस आ जाओ। अब जो एमएलए है और एमपी है, जरा अपना दिमाग लगा के बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? अच्छा, इतने लोग कह रहे हैं एमपी बड़ा, एमपी बड़ा। एमएलए छोटा है क्या? एमएलए छोटा है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। एमएलए बड़ा? अरे ऐसे लिखने में और मजा आएगा। सर संजय भैया बड़े कि जतिन भैया बड़े? हाँ, जतिन भैया। बेटा ये सेंटर से सीधे व्यक्ति होते हैं, ये चुन के तब आए जब सिर्फ उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होंगे। इनकी जो कार्य क्षेत्रीय सीमा है ना, वो यूपी के अंदर ही सिमट जाती है। वो अगला जो है वो केंद्र में घूमेगा बढ़िया करके स्वैग से। तो बेटा ध्यान रखना, इनकी वोट वैल्यू भी अलग अलग होती है। इसकी वोट वैल्यू अलग होती है, इसकी वोट वैल्यू अलग होती है। और यही वोट वैल्यू का काम होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो बेटा जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एमएलए की वैल्यू निकाली जाती है। एमएलए जो होते हैं वो हर राज्य के होते हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड। और जो एमपी होते हैं वो भी अलग अलग राज्यों के होते हैं, परंतु वो एक ही स्थान पर बैठते हैं, तो उनकी भी वोट वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, चलो भाई अब फॉर्मूले पे आ जाए। मैंने कहा था ना पहले ही, अब जो लोग कल नहीं आए हैं उन्हें यही लग रहा होगा कि भैया काजोल अमरीश पुरी के साथ क्यों जा रही है, नहीं समझ आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, उसके पापा है ना, देखा, पजल सॉल्व कर ली बच्चों। चलो देखो, एमएलए की वोट वैल्यू, संजय भैया तैयार होके राष्ट्रपति को वोट देने जाएंगे तो इनके एक वोट की संख्या कितनी होगी, ये वहां जाकर के जब वोटिंग करेंगे तो कितनी वोट वैल्यू होगी। इसके लिए वोट निकालने का फॉर्मूला है टोटल आबादी। वेरी गुड। बाकी उत्तर प्रदेश के टोटल विधायक, अब यहाँ पर विधायक की जगह एमएलए लिख दो, बात एक ही है, गुणे 1/1000। लेकिन मैथ के टीचरों को भी अजीब ही खुरापात है, कई जगह क्या कर देंगे, टोटल आबादी बटे में एमएलए, और फिर उसके बाद एक और लंबा लाइन खींच के लिख देंगे 1000। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। फिर चाहे तुम उधर का एक है, क्योंकि ये वैल्यू ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगी, नीचे 1000 आ जाएगा। वही ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ काट दो, जो वैल्यू बचेगी वो 1000 से कट हो जाएगी। तो भैया अलग अलग YouTube चैनल पे ज्यादा ज्ञान बट रहा है, ये है वो फॉर्मूला जो लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ठीक, इससे वैल्यू किसकी निकल के आ जाएगी सर? इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी एक एमपी की। कितने की वैल्यू निकलेगी सर? एक एमएलए की, एमपी नहीं। अब ध्यान से सुनना, उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं सर? क्यों झूठ बोल रहे हो? अब कम से कम अकेले ही 2-3 हजार होंगे। इसी वजह से ये जो जनगणना लॉक कर दी गई है वो कौन से वर्ष की है? 1971 की लॉक कर दी है, ताकि कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी ना हो। ठीक, इसको कब बदला जाएगा सर? इसको 2026 की पहली जनगणना के बाद बदला जाएगा। सर संविधान में कोई संशोधन तो होगा? 2 है, एक 42वां, एक 84वां, इन दोनों से लॉक कर दिया, कोई दिक्कत? अब आ जाओ, एक एमएलए की वैल्यू निकली इस फॉर्मूले से जिसे एक्स बोलेंगे। सर सबकी वैल्यू निकालनी है तो मान के चलो यार काट पीट के 159 आया, सारे कितने एमएलए हैं? 403। तो बेटा इन सबकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये सबकी वैल्यू यूपी के। तो ऐसे ही करके हम बिहार की, आंध्र प्रदेश की 28 राज्य प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये बनती है एमएलए की वैल्यू। इसका कहीं जीवन में प्रैक्टिकल यूज नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव कराते हैं आईएएस रिटर्निंग ऑफिसर। कहीं तुम धोखे से बन गए तो तुम अपने दोस्त ये ना कह रहे हो पॉलिटी वाले मास्टर ने कुछ जमाने में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आज हम फेल हो गए। सही है? अरे पढ़ाते ये सारी टीचर पढ़ाते हैं बेटा। तो 2026 में जब तो ये लागू कब होगा? 29 में। हाँ, ये 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी, अब ये पहली जनगणना 2051 में हो, तब तक तुम मजे लो। उसका कुछ नहीं डिसाइड है, वो उन पर डिपेंड करता है। जैसे कोविड में जनगणना होनी थी, अब कोविड में जनगणना 2021 में, क्योंकि भारत में 10 साल बाद होती, पोस्टपोन करके 2024 आ गया। अब ये चालाकी में है कि 2026 के बाद में, तो कायदे में 2031 में होना चाहिए, लेकिन अब ये जनगणना करा लेंगे 26 तक, इसीलिए इन्होंने बना दिया बड़ा राष्ट्रपति, वही बड़ा आपका सेंट्रल विस्टा। खैर छोड़ो। अब एमपी की वोट वैल्यू पे आ जाओ, जरा ध्यान दे लो क्योंकि आगे भी बढ़ना। ठीक सर, आपने जितने राज्यों के एमएलए थे, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश,
सबका एक टोटल बनेगा, बनेगा जाकर के। ये दुनिया मतलब ये इंडिया के जितने एमएलए हैं सबका टोटल आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसी टोटल को उठा के बटे में लिखना है लोकसभा प्लस राज्यसभा माइनस नामांकित। सर ये माइनस नामांकित क्यों? क्योंकि जब तुम 12 लोगों को जो राष्ट्रपति नामांकित कर रहे थे राज्यसभा में, उन्हें वहां नहीं गिन रहे थे, तो क्या यहाँ गिनोगे? सर यहाँ भी नहीं गिनेंगे। तो बेटा यहाँ लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्यों से इसको डिफरेंस किया जाएगा। मान के चलो 5,94,967 आ गया, तो उसे हम किससे काट देंगे? 776 से। सर ये कैसे? क्योंकि लोकसभा के अंदर 543 और यहाँ तुम्हारी 238 जो भी भरी हुई हो एक बार कैलकुलेट कर लेना, या शायद 242 भरी हुई, ठीक है देख लेना। 243 तो है ही है फिलहाल, ये एक बड़ी है इस बार, तो 544 आ जाए, ठीक शायद अब बराबर आ जाए। तो 776 से जब इसे काटोगे तो एक एमपी की वैल्यू कितनी आएगी? 708। ये चीज समझे या नहीं? अब समझे? थोड़ा आया समझ? जो लोग कल नहीं आए हैं वो बिल्कुल भी हाथ खड़ा मत करना, हाथ तोड़ सकता हूं। जो कल आए थे उन्हें थोड़ा बहुत रिवाइज हो रहा है, उन्हें कुछ आया समझ में? क्योंकि बेटा याद रखना एमएलए जितने होंगे पूरे भारत में उनका टोटल करके सीधे सीधे किससे काट देना है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों से। काटने के बाद वैल्यू निकलेगी 708। तो एमपी यानी जतिन भैया की एक वैल्यू 708 और हमारे संजय भैया की एक वैल्यू मात्र 159 रुपए निकल के आ रही है। रुपए नहीं, 159 रुपए में तो ज्यादा भी निकल सकती है, समझे? इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रपति कम से कम 5 लेक्चर का है, ये पूरा एक लेक्चर में चलना चाहिए था। अभी एक और खेल बचा है, सो मत जाना, ये लास्ट चीज। अब सर राष्ट्रपति की वोटिंग जो है, जो आपने बताई थी कि एकल संक्रमणीय प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, वो क्या होता है ये समझ लो। ये कल कई बच्चों की खोपड़ी के ऊपर से गया होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको समझना बड़े ध्यान से। राष्ट्रपति के यहाँ जब वोटिंग चलती है तो मान के चलो कि जितने भी कैंडिडेट हैं, ये रहा कैंडिडेट राष्ट्रपति के पद के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। अब तुम क्या मिले? तुम मिले कौन? तुम भैया वोटर। वोटर मतलब जो वोट देता है। तुम्हारे सामने लिस्ट 1, लिस्ट 2, ये रहा वोटर 2, वोटर 3, ये तुम हो, ये कैंडिडेट है। कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। अब तुमसे ये कहा जाएगा राष्ट्रपति 1, 2, 3, 4, तुम्हें चारों को एक ही बार में एक ही समय पे वोट करना है, ऐसा तुम्हें एक पर्चा दे दिया जाएगा। उस पर्चे में इधर बने होंगे राष्ट्रपति मुर्मू जी और भी लोग, समझ गए, सभी लोग इधर वोट होंगे। तुम्हें ये बनना है कि अगर तुमसे पूछा जाए पॉलिटी किस मास्टर से पढ़ोगे, 4 मास्टर, तो नंबर 1 अभिषेक मिश्रा, बाकी से बनने हैं क्या? छोड़ो। तो मतलब बाकी नंबर 2 पे कोई और, नंबर 3 पे कोई और, नंबर 4 पे कोई और भरोगे। तो ऐसे ही मुझसे पूछा गया, ये मैं हूँ, मेरा वोट, मुझसे पूछा गया कि अब बताओ सर आपको वोट देना है उम्मीदवार 1, 2, 3, 4। मैंने कहा ये तो भैया शकल से ही चोर लग रहा है, इसलिए मैंने इस बार नाम नहीं रखा है किसी का, ठीक, चोर नहीं कहना चाहिए किसी को। सर ये चोर तो नहीं है लेकिन ईमानदार भी नहीं, सर ये बढ़िया लग रहा, ये सबसे बढ़िया लग रहा, तो मैं इसे 1 की रेटिंग दूंगा, इसे 2 की दूंगा, इसे 3, इसे 4। अब मेरा वोट खत्म, मैं गया घर। उसके बाद साक्षी आई, साक्षी ने कहा सर मैं भी वोट दूंगी। आज साक्षी ने कहा ये तो सबसे चोर लुटेरा लग रहा है, यही देश आगे लेके जा सकता है, नंबर 1। ये वाला बुद्धिमान है, नंबर 4। ऐसे लोग तो देश में काम ही नहीं आते। फिर 2, फिर 3। उसके बाद कौन आ गई? उसके बाद शायरा आ गई। शायरा ने कहा ये चोर लुटेरा है, चलो इसे भी आजमा लेते हैं, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4। सर अब आपने यहाँ पर एक डिफिकल्टी क्रिएट कर दी। अब इसमें क्या होता है, अब ये जब सबके वोट पड़ जाएंगे तो इसको उठा लिया जाएगा। बक्से में वोट पड़ते हैं, ईवीएम से वोट नहीं पड़ते राष्ट्रपति के, आज भी पर्चे से पड़ते हैं। और सर वहां नोटा तो होता होगा कि किसी को भी ना चुनना चाहे, नहीं, नोटा का बटन और ना ही नोटा का फॉर्म होता ही नहीं है राष्ट्रपति चुनाव। एक और चीज, एमएलए का वोट गुलाबी रंग से होता है, एमपी का वोट हरे रंग से होता है, ये भी ध्यान रखना। यानी जतिन भैया का वोट हरे कलर का, संजय भैया का वोट गुलाबी गए, समझ गए। चलो अब क्या होता है, ये है राउंड 1, यहाँ पर डिब्बे में से निकाले जाएंगे और सबसे ज्यादा कैंडिडेट के 1 कैलकुलेट करे जाएंगे। अगर तीनों के 1 है तो क्या तीनों में से कोई जीता? नहीं, अब दोबारा से वोटिंग होगी। इन कैंडिडेट के जो वोट हैं वो दोबारा से डाले जाएंगे, ये डिफिकल्टी भी आ जाती है। अब ध्यान से सुनना, फिर से वोटिंग हुई। प्रेसिडेंट पद का दावेदार 1, 2, 3, 4। अब तुम लोग बताना। और यहाँ पे वोटर कितने हैं? वोटर 1, वोटर 2, वोटर 3, वोटर 4। इसे मिला 1 नंबर पे रखा मैंने, इसे 3 पे, इसे दिक्कत होगी ना तुम्हें।
इसे 3 पे, इसे 4 पे, इसे 2 पे, इसे 1 4 2 3, इसे 4 3 2 3, इसे 1 2 3 4। बताओ जरा सबसे ज्यादा 1 किसके पास? इसके पास, ए के पास 1 2 3, तो भैया ये तो बिल्कुल सेफ हो गया। अब ये गिनो सबसे ज्यादा 4 किसके पास? सबके पास बराबर 4 है क्या? इसके पास भी 1 ही 4 दिख रहा है, इसके पास भी 1 ही 4 दिख रहा है, इस बेचारे पे भी दिख रहा है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में सबसे मजेदार बात होती है, अगर ऐसा कभी हो जाए तो किसे एलिमिनेट करोगे बताओ? ए को। अरे ये तो सबसे ज्यादा नंबर बन पाया तो बाहर हो जाएगा बेटा। अब इन तीनों के बीच में पुनः वोटिंग होगी, यानी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता टाई होगा, बार बार राउंड 1 चलता रहेगा। और मुबारक हो जैसे है, क्या हो जाएगा? हाँ केबीसी चल रहा भैया, केबीसी चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना इसको ध्यान से समझ लो, ये तुम्हें ना करना है ना मेंस में क्वेश्चन आएगा, बस तुम्हें समझाने के लिए ज्यादा एफर्ट देने पड़ रहा है, ताकि कोई कल को तुमसे इंटरव्यू में पूछ ले, पर्चा फेंकते सामने कि लो भैया करके दिखाओ सॉल्व, तो तुम रो ना पड़ोगा। नहीं सर नहीं हो, चलो ठीक, देखना ये रहा वोटर 1 वोटर 2। अब चलो जितवा देते हैं एक आपको, ठीक है? वोटर 4 वोटर 5। ए को सबसे ज्यादा 1 दे देते हैं, इसको सबसे ज्यादा 4 दे देते हैं, ठीक है? सभी ने 4 दे दिए, इसको 3 2 2 2 1 मिल गया ना, ये रहा। इसको दे दे रहे हैं 4 ही नहीं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको भी 3 3 और ये रहा 3। अब तो क्लियर कट विनर पता चल रहा है कौन जीत रहा है, ये तो सब लिस्ट में सेफ हो गया। कौन निकल जाएगा? अब यहीं पे दिक्कत है कि जब ये निकल जाएगा बी, तो बेटा ये समझना इस वोटर ने, जो बी वाले के पास में सबसे ज्यादा 4 इकट्ठे हो रहे थे, यहीं पे ट्विस्ट है, ये समझ लेना। जब भी किसी कैंडिडेट ने, अब मैं तुम्हें 2 लोगों में कंपेयर कर दे रहा हूँ, वोटर 1 वोटर 2, ए को वोट, बी को वोट, सी को वोट, इसने वोट दिया 1 2 3 4, इसने वोट दिया 1 3 4 2। बैठ जाओ कुछ। अगर लिस्ट में से ये बंदा बाहर हो गया तो इनके जो वोट हैं वो ऑटोमेटिकली, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ जगह, ऑटोमेटिकली अगले वाले कैंडिडेट के पास स्विच हो जाएंगे। समझना, अगर डी चला गया तो डी को 2 नंबर का जो वोट मिला था वो डी के बगल में कौन है? सी, ये 2 का वोट इसे पहुंच जाएगा। अगर इसने वोटर नंबर बनने कि या फिर दूसरे वोटर ने 3 नंबर दिया था और यहाँ 2 था, तो इसका ये 3 नंबर किसके पास चला जाएगा? यानी सीधी बात समझिए कि जो पुराना व्यक्ति गया है उसके जो वोट के क्रम है, 1 नंबर पे ए चुना था, बी को दूसरे नंबर पे, अब ऑटोमेटिकली उसके नियर बाई जो दूसरा कैंडिडेट है उसके पास बेनिफिट पहुंच जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जब उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो फिर से समझेंगे, उसका भी सेम ही होता है। बढ़े आगे, ठीक है? चलो भैया 22 प्रेसिडेंट शुरू कर दे, वरना तुम्हें चुनाव समझाते समझाते चुनाव कराना ही पड़ेगा। चलो लिखो, हेडिंग डालो, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है? राष्ट्रपति की 1-2 चीजें और है, वो भी 22 प्रेसिडेंट में बताते हैं। वीटो की शक्ति, क्षमादान वगैरह वो तो सब बताइए। करें शुरू? देखो, उपराष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में किया गया है, ठीक है? पार्ट 5, अभी पार्ट 5 खत्म नहीं होगा। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाग 5 जो है उसके अंदर सिर्फ किसकी बात हो रही है? केंद्र की। अब जब इसके बाद भाग 6 आएगा तो राज्य की बात शुरू हो जाएगी। शुरू करें? चलो इसमें तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें दिखा देते हैं। हाँ, अब जरा ये देखो, इसे बोलते हैं, अब ध्यान से फ्रेश माइंड से पढ़ना, जो बच्चे आ जाए वो भी दिमाग लगाना, नए टॉपिक समझ। बेटा इसे कहते हैं वरीयता क्रमिका या वरीयता तालिका। इसका मतलब होता है टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी इसका मतलब अगर कभी बहस हो जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बड़े या फिर भारत का राष्ट्रपति, तो तुम ये टेबल ओपन करके दिखा सकते हो कि नंबर 1 पे कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन बेटा राष्ट्रपति के बाद दूसरा व्यक्ति कौन है जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है? प्रधानमंत्री। तो नंबर पे कहाँ पे आ रहे हैं? 3 पे। राज्यपाल 4 पे, और तुम जो कहते हो स्पीकर ऑफ लोकसभा वो भी 6ठे नंबर पे। तो सर आपने क्यों पढ़ाया बताओ? ठीक, चलो भैया
अब शुरू करते हैं तुम्हारा। इस समय वर्तमान में 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति जी कौन है? बिल्कुल सही। इस सही ने पकड़ ली। तो बेटा ऑनरेबल जगदीप धनखड़ जी, इनसे जस्ट पहले 13वें नंबर के कौन थे? ऑनरेबल वेंकैया नायडू, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान से समझना, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। एक दिवसीय परीक्षा में नंबर भले ही पूछ ले, लेकिन यूपीएससी ये नहीं पूछता ये 14वें नंबर के हैं कि 13वें। उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं और राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 15वें। कल बताया था, परसों भी बताया था। चलो भैया, ठीक है, लो तुम्हारे लिए जो, फिर आगे बढ़े। अलग से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। जरा एक बार ये लिस्ट देख लो, लिस्ट पे नजर डाल लो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ये फॉर्मर उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट है। सबसे पहले कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसमें से निश्चित ही आपने देखा होगा कि इनमें से कई जो है वो राष्ट्रपति भी बन गए। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट कौन थे जो रिटायर हो गए? श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, अब ध्यान से तुम्हारे लिए एक आयरनी दिखाता हूँ। ठीक है, तुम में से कितने लोगों ने जुड़वा बच्चे देखे हैं आज तक? बताओ, देखे? किसी ने देखे जुड़वा बच्चे? देखे? इनके घर के जस्ट सामने रहते हैं। ठीक है, हाँ, कितने बच्चों ने जुड़वा देखे? जुड़वा तो देखे है ना, कॉमन है। हाँ, हाथ भी खड़े हो गए। उठा मत लाना किडनैपरों। तिड़वा कितने लोगों ने देखे? नहीं देखे तुम? हाँ, आई नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी तो 2 की भी नहीं आई। क्या हो गया? फराह खान की है लो, और लो फराह खान ना हो गई, बिल्ली बच्चे हो गए लो। हे भगवान, इतनी डीप नॉलेज। वायरल बयानी मत देखा क्यों? चलो देखो, आप देखो भैया, तिड़वा। तिड़वा सुनो सर, आप ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा तुम्हारे देश में कोई छोटा मोटा पद लेके नहीं बैठे हैं बेटा जगदीप धनखड़ जी। ये तिड़वा रोल प्ले कर सकते हैं। सर कैसे? सबसे पहला पद है इनके पास में देश के वाइस प्रेसिडेंट का। लिखो। अगला अनुच्छेद 64 में इनके पास जो पद है उसे ऐसे ही लिखना अंग्रेजी में, एक्स ऑफिसियो राज्य सभा का। क्या बोला जाता है हिंदी में? सभापति। बेटा इन्हें बोलते हैं ऑनरेबल चेयरमैन। आप कभी टीवी खोलिएगा तो एक कमरे के अंदर एक ऊंची सी कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति डांट रहा होता है कि तुम मत बोलो, नाउ यू स्पीक, नो 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 यू डोंट स्पीक। बेटा अगर लोकसभा का चल रहा होता है तो उसमें कौन होंगे? ओम बिरला। लेकिन राज्यसभा की प्रोसीडिंग चल रही होगी तो कौन होंगे? जगदीप धनखड़ साहब। क्योंकि ये सदन के सबसे मुख्य अफसर होते हैं। सदन के कार्य को संचालित करना एवं सदन के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखना, किसको कौन सा अधिकार मिला है ये बताना और अधिकारों से वंचित करना, ये सारे काम किसके होते हैं? राज्यसभा के सभापति के। सर तीसरा वाला आप नहीं बता रहे हो, तीसरा वाला तुम्हें जरूर बताएंगे। लिखो अनुच्छेद 65 और लिखो कार्यवाहक राष्ट्रपति। सर इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे हमेशा लिखना एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट। एक्टिंग वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कार्यवाहक वर्ड नहीं लिखा तो यकीन मानना इंटरव्यूअर तुम्हें भगा देगा, मेंस की कॉपी में आंसर कट जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कार्य ही निभाने जाते हैं। कार्यवाहक। हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक्टिंग प्रेसिडेंट आएगा। ठीक, कार्यवाहक राष्ट्रपति हिंदी में ठीक लिखा है मैंने। वेरी गुड बच्चों। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा सर कार्यवाहक राष्ट्रपति। खुश? ये नोट करो, तीनों आर्टिकल सीक्वेंस में है, कोई दिक्कत ही नहीं। 63, 64, 65 आर्टिकल। अब अगर तुम्हारे पास मुख्य परीक्षा में उत्तर आया तो तुम ये चार्ट जरूर बनाना साफ हैंडराइटिंग में कि एक ऐसा व्यक्ति 3 पद निभाता है। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, जब ये वाइस प्रेसिडेंट का पद निभा रहे होते हैं तब ये वाला पद निभा सकते हैं, परंतु जब ये राज्यसभा के सभापति के पद पे होते हैं तब ये वाला पद नहीं निभा सकते। भाई एक आदमी 2 ही काम तो कर पाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना,
उपराष्ट्रपति की, अब आप ये भी चीज समझ लो, एक प्रश्न आया था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर मुझे दो, मैं लिख के ला रहा हूं, ठीक है? ये लो, इस प्रश्न का जो उत्तर देगा समझ लो, थोड़ी बहुत दिमाग से तो ठीक है। नहीं सर, सिंगल ही मिलती है, एक ही मिलती है। यदि उपराष्ट्रपति 2 पद पर विराजमान रहते हैं, अब तो 3 दिखा दिया ना, तो इसका मतलब उनकी तनख्वाह भी डबल या ट्रिपल होती है 2 पदों में। अगर नहीं होते तो उन्हें किस पद की तनख्वाह मिलती है, जरा ये बताओ। किस पद की तनख्वाह लेते हैं वो? हाँ, जो ये प्रश्न का उत्तर देगा मैं समझ जाऊंगा कि तुमने प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं, कहीं ना कहीं तो लगा। हाँ, किस पद की बताओ तनख्वाह मिलेगी, इसकी या सभापति महोदय होने की या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट होने की? सर ये तो हो ही नहीं सकती, ये आपातकाल में बनेगा ना, तो इसकी पहले से तनख्वाह कैसे मिल जाएगी? और सर हमने तो आज तक 22 प्रेसिडेंट की पूरा संविधान पढ़ लिया, आज तक हमें ससुरे कर्तव्य नहीं समझ में आया कि उपराष्ट्रपति करता क्या है। कभी आपने ये देखा है कि उपराष्ट्रपति का कोई रोल रहा हो? कोई रोल नहीं है। इस टपनी का रोल तभी आता है जब मुख्य व्यक्ति पर कोई पीड़ा आती है। तो बेटा तनख्वाह किसकी मिलती है? तनख्वाह मिलती है राज्यसभा के सभापति होने की, ये मत भूलना। परंतु जिस दिन ये जा करके कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम संभालेंगे, तनख्वाह रुक जाएगी, उस दिन इन्हें पे स्केल लगेगा इसका बना। जिस दिन ये जाकर के उपराष्ट्रपति बनेंगे, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, इन्हें इसी की तनख्वाह मिलेगी। यानी इस पे सर नो सैलरी, यस सैलरी, और इस पे कंडीशनल सैलरी। क्वेश्चन आ जाएगा मेंस में, कंडीशनल सैलरी। अगर तुम ये बनोगे तो मिलेगा, नहीं बनोगे तो नहीं मिलेगा। बात आई समझ में यार? बहुत छोटे लेकिन की पॉइंट है, मिस कर सकते हो तो मैं बताता हुआ चलूंगा। लिख लिया? बढ़े आगे? चलो भैया लो। ठीक, अब ये देखना जरा ध्यान से। सर ये राज्यसभा के सभापति हैं, ये कहाँ लिखा है? तो आर्टिकल 64 में तो है, लेकिन आर्टिकल 89 में भी लिखा हुआ है। तो 64 के आगे 89 और जोड़ लो। सर कैसे करके दिखा दो, हम तो मासूम लो। ऐसे देखो, 63, 64, 65। 63 के नीचे क्या लिखोगे? ठीक, राज्यसभा के सभापति लिखो, 3 बार आदर डालो, एक्स ऑफिसियो, यहीं प्यार से लिख लो, प्लस अनुच्छेद 89, ताकि तुम अनुच्छेद 89 में जाके भी चेक कर पाओ कि भैया इनकी बात ना होती। क्योंकि जिस दिन प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया यूपीएससी का, वो हो सकता है 63 प्लस 89 प्लस 65 लिख दे। तो क्या तुम कह दोगे ये डबल रोल वाला आर्टिकल नहीं है? तब भी डबल रोल का आर्टिकल आ जाएगा, समझ गए? और 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर तुमने कार्यवाहक नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के अलावा सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति आकर के टेम्पररी पोजीशन संभाल सकता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखे, तीनों लिख लिए? सर हाँ, यदि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं तो फिर ये राज्यसभा का पद तो खाली हो जाता होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। जो पूजा ने क्वेश्चन पूछा वो थोड़ा सा आगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। पूजा ने ये पूछा सर 63 में वो बनते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। 64 में सर वो बनते हैं एक्स ऑफिसियो राज्यसभा के। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो जब ये बने होते हैं और ये छुट्टियां या जरूरी काम से आर्टिकल 65 बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो फिर सर राज्यसभा की सीट तो खाली हो जाती होगी? नहीं बेटा, इनके पास में होता है खुद डबल बैकअप। पहला होता है डिप्टी चेयरमैन, जिसे बोलते हैं भैया उप सभापति। और अगर ये उप सभापति भी मर गए, छुट्टी पे चले गए, फांसी हो गई, तो तुम्हें जान के ताज्जुब होगा 10 उप सभापति की एक पूरी बेंच रिजर्व में होती है, जिसमें से 5 कंपलसरी महिलाएं होनी चाहिए। समझ गए बैकअप? अब वो क्लियर? ये आगे है, लिख रही हो? नोट्स बनाते चलना। ये छोटे छोटे एक एक एमसीक्यू है, मैं एमसीक्यू ही पढ़ा रहा हूं। कौन आया लेटर? सीट को बंद करो। अरे तो बता, हम इधर हो हवा लग रही, हवा लग रही, दुआ लगती, दवाई लगती, हवा भी लग रही। माँ बाप बड़े गलत सेंस में कहते हैं, बेटा तुम्हें दिल्ली भेज रहा है, हवा लग गई तो तुम समझ लो। हाँ सही कह रहे हो, बाहर की हवा। खंडेल बाद इनके बच्चों को बहुत जल्दी लगती है। अरुण का मेरा कॉलेज एक ही था ना, अरुण मेरा जूनियर था कॉलेज में, पता है तुम लोगों को। लेकिन मैं अरुण को उस समय जानता नहीं था, अरुण मुझे भी नहीं जानता था, हमारे टीचर बने थे।
इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम में से क्लास में जो भी बच्चे अपनी नाक साफ कर रहे हैं, बेटा घर से साफ करके आया करो। राष्ट्रपति बन के कितने बुरे लगोगे तुम। IAS अफसर बन गई, कल तक नाक सुड़क रही थी क्लास के अंदर। मत करा कर, बड़ा इरिटेटिंग रहता है, इसलिए मैं मुंह इधर ही घुमा के ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो समझ गए, ये ध्यान रखना। अब जरा ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से। राष्ट्रपति जो होता है, ध्यान से समझना बेटा, इनमें कंपैरिजन करेंगे सीख जाओगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, जरा ये बता दो। हाँ, किसे देता होगा ये अपना त्याग पत्र? बेटा किसे देता है? चीफ जस्टिस को नहीं, इसको शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस, परंतु ये अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देता होगा? किसे देता है? तो बेटा बिल्कुल मत भूलना, प्रेसिडेंट। यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ साफ सुथरा, तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि प्रेसिडेंट, और ये वाली एरो का प्रयोग करूंगा, ये वाली एरो सिंगल वाली, रिजाइन्स टू वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन्स टू प्रेसिडेंट। ये मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन जाएगा इसके। राष्ट्रपति किसे देंगे त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, अब चलो भैया बताओ, ना तो देश में राष्ट्रपति साहब हैं, इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति इनकी गद्दी पर आए, उनकी भी मृत्यु हो गई, तो भारत में अब कौन पद संभालेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर ये भी जीवित नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज। अब 34 जज में से कोई तो जिंदा होगा, और नहीं जिंदा है तो समझ लेना देश पे न्यूक्लियर अटैक हो गया। ठीक है, कोई नहीं बचा, ये ध्यान रखना। चलो भैया अब आगे बढ़िए। एक पढ़ लिया इनके बारे में, आर्टिकल 89 भी हो गया जो साफ बात कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, डबल रोल छोड़ो, ट्रिपल रोल देख लिए तो समझ गए। चलो भैया इसका उत्तर और दे दो, प्रश्न भले भत्ती राइटिंग, प्रश्न काम का। हाँ, उपराष्ट्रपति का कार्यालय कैसा है? आवश्यक या फिर नेसेसरी या वर्णित नहीं है या हो सकता है, बताओ। इसीलिए मैंने कहा एक एक लाइन ध्यान से सुनना। बताओ, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा है कि होगा ही होगा, अनिवार्य। ऐसे ही उपराष्ट्रपति किसमें लिखा हुआ है? 63 में। तो क्या लिखा है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा, शैल। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आसान है लेकिन उत्तर उतना ही टिपिकल पड़ सकता है, इसलिए भ्रामक जानकारियों से बचो। चलो भैया ट्रिपल रोल देख लिए इनके, अब आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करने से पहले तो मैं एक चीज और बता देती हूँ इनके बारे में। आप जरा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों पावर को। एक लाइन खींचो पेपर पर और एक तरफ लिखो राष्ट्रपति और एक तरफ लिखो भैया उपराष्ट्रपति। आओ दोनों को पहले कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और यही होमवर्क ऑफ द डे होगा, इसलिए इसको ध्यान से लिखना और छापना मत, अपनी भाषा में लिख लाना। छाप भी लाओगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही क्लास में लिखो। पहला लिखो, सबसे पहली बात है कि भारत के अंदर कितने राष्ट्रपति होते हैं? उपराष्ट्रपति कितने रखते हैं बैकअप में? सर राष्ट्रपति को कौन चुनता है, यानी इनके चुनाव के अंदर कौन चुनता है इनको? तो ऐसे करके लिखो सर, पार्लियामेंट यानी संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद अगली लाइन में लिखना बेटा सभी राज्यों की विधानसभाएं, और साथ में लिखना 70वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें जोड़ दिया था दिल्ली प्लस पुडुचेरी। गुड। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भागीदारी लेते हैं वो जरा ध्यान से सुनना, पहले ये लिख लो, ये लिखो। और लोकसभा राज्यसभा के आगे भी यहाँ पर लिख लेना निर्वाचित, ताकि जीवन में कभी कंफ्यूज ना हो। इंग्लिश वाले लिख लेंगे इलेक्टेड, सिर्फ और सिर्फ चयनित वाले, यानी नामांकित वाले नहीं लिखे जाएंगे। ये पूरा क्लासिफिकेशन बनाएंगे हम लोग चार्ट का, ठीक है। कोई नहीं बैठे तो हाँ भाई, हाँ ऐसे कर नोट्स बनाते चलो। नोट्स नहीं बनाओगे, नोट नहीं छाप पाओगे, आगे रिवीजन कैसे करोगे? और वैसे भी कोई भी नोट चेक करने आ जाएगा, ठीक है। फिर कहे तुमसे पढ़ते लिखते नहीं, उसके नोट साफ बनाना। बेटा उपराष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि उपराष्ट्रपति सर राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो बेटा ध्यान रखना इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि इसमें यूपी, एमपी, बिहार के लोग भागीदारी लें। इनका चुनाव लोकसभा प्लस राज्यसभा
कि लोग ही मिलके कर लेते हैं, लेकिन सर यहाँ पर वोट जो देते हैं वो इलेक्टेड भी देते हैं और नामांकित वाले भी देते हैं। आपने ये चीज लाइन ऐसे लिख लो, यहाँ सिर्फ इलेक्टेड, वहाँ इलेक्टेड प्लस नामांकित, सिर्फ इतने ही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। कौन? लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड। सर राज्यों के अपने संजय भैया नहीं देंगे उपराष्ट्रपति को ना, इनकी इतनी वैल्यू नहीं, औकात नहीं होती। लड़कियों को इस बार 18वीं लोकसभा में पायल मिली नहीं? पायल नहीं, गुड, इसका मतलब तुम फेयर वोटर्स हो। फेयर वोटर मतलब ईमानदारी से वोट देके आए। ये जोक तुम्हें 324 इलेक्शन कमीशन में समझ आएगा जब बताऊंगा मैं कि गांव में गिलास भी मिलता है, चम्मच भी मिलता है ना। रबड़ी तो अभी इधर आती है, वो फ्रीबीज होती है। चलिए भाई अगला लिखिए। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, राष्ट्रपति को हटाने के लिए चलता है महाभियोग। यहीं पे ये चीजें नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर सर इसको हटाने के लिए महाभियोग नहीं चलता, सिर्फ एक प्रस्ताव पारित होता है जिससे हट जाता है। दोनों के शब्दों में अंतर है। इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट और उसको बोलते हैं मात्र रिमूवल। रिमूवल ये लिख लेना, कंपैरिजन बहुत जरूरी। सर इनका महाभियोग कौन करेंगे? तो तुम्हें इनका महाभियोग जो लोग करेंगे वो जान के ताज्जुब होगा और मजा भी आएगा। बता दूं, इनके महाभियोग के आगे ब्रैकेट में लिख लो सुंदर से सजा के, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव वोट देते हैं। ये रहे सबसे आसान, मतलब उपराष्ट्रपति को जो लोग वोट दे रहे हैं वही लोग राष्ट्रपति को हटाने की भी शक्ति रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचित भी होंगे और नामांकित दोनों आ जाएंगे हटाने के। ये ध्यान रखें। लिखा? इसको लिख लीजिए फिर इरेज करके आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। बढ़े आगे? नोट कर लिया? चलो अब याद रखिएगा, इनकी महाभियोग की प्रक्रिया को आगे रखते हैं। ठीक है, इधर हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट और इधर पढ़ रहे थे वाइस प्रेसिडेंट। सर राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या है? बेटा समझ लेना, अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति को हटाने से पहले चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे ये कहीं पे भी एक प्रस्ताव लाना पड़ता है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए 1/4 जो भी लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य हैं उनकी संख्या का 1/4 साथ में राष्ट्रपति को पूर्व में देना पड़ता है 14 दिन का नोटिस। ये लिखो, इतना लिखो और समझते चलो। जहां जहां उपराष्ट्रपति के साथ डिफरेंस है वो मैं बताता चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा दोनों के कंपैरिजन को लेके। उपराष्ट्रपति को लगाने से लेके हटाने की प्रक्रिया अलग है। अभी आप ये चीज नोटिस करना कि राष्ट्रपति के लिए चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए दोनों में से कहीं एक जगह ही लाना पड़ता है पहले। हाँ, लिखा? इतना लिखा? अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए चाहे लोकसभा में बिल ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ, लेकिन उससे पहले 14 दिन का नोटिस, साथ ही 1/4 लोग, यानी इस पूरी क्लास में से किसी टीचर को बदलना है तो मैंने कल अच्छे से समझा दिया कि 1/4 लोग तो कम से कम सहमति जताओ, वरना फिर कुछ नहीं होगा। वरना घर जाके कहना मुझे घर जाना है, वही मतलब। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्टर है? आलिया भट्ट, हाँ आलिया भट्ट, महेश भट्ट की लड़की, पापा पसंद है तुम्हें उनकी? देखो इधर, नहीं बलगर वर्ड का प्रयोग ना करें और उठा के तुम क्लास। देखो इधर अगला सुनो, वाइस प्रेसिडेंट पे आ जाओ। वाइस प्रेसिडेंट के हटाने की प्रक्रिया समझें। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, क्योंकि ये किसका सभापति है, कौन से हाउस का, तो हमेशा बिल पहले कहां प्रस्तुत होगा? राज्यसभा। बनाओ स्टार। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल कहां लाओगे? क्योंकि सर राज्यसभा के अंदर ही ये बाबूजी सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए।
सर राज्यसभा में सेम प्रक्रिया, हाँ जी राज्यसभा में सेम प्रक्रिया 1/4 प्लस 14 दिन का नोटिस दोगे और बेटा यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होंगे और जो राष्ट्रपति होंगे इन दोनों को शक्ति मिलती है अपना निजी वकील करने की। इतनी प्रोसेस छाप लो बिल्कुल दिमाग में, क्योंकि इतनी प्रोसेस के आगे की कार्रवाई बता रहा हूं, ये लिखते चलो। लिखा? जब लिख ले सब तो बताइएगा, मैं इरेज कर दूंगा। इरेज कर दूं? लिख लिया? ठीक, गुड। हाँ किसका आर्टिकल? छियासठ है योग्यता, यानी 66 लगाने का 67 हटाना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सर, यहाँ लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, यहाँ केवल राज्यसभा, यहाँ 1/4 और 1/4 को तुम सही से लिखोगे तो 14 ही बन जाता है, तो तुम याद भी रखना 1/4 लो और दिन कितने 14। उसके बाद सर हम ये जो प्रस्ताव यहाँ पे ला रहे हैं ध्यान देना, इसे बेटा 2/3 के पूर्ण बहुमत से पास कराना पड़ता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ये ध्यान रखना। पहले ये नोट करो, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बिल लेके आओगे उसमें 1/4 लोग समर्थन करेंगे, पर जब वो बिल पढ़ के पेश किया जाएगा तो लोकसभा में उस टोटल सदन के 2/3 लोग उस पर साइन करेंगे, ये बोलेंगे हटा दो, और तभी राज्यसभा में जाएगा, वहां पे भी कितने लोग साइन करेंगे? 2/3। लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में बेटा दिक्कत है, उपराष्ट्रपति के केस में दिक्कत यह है कि राज्यसभा में तो 2/3 सदस्य कर देंगे पूर्ण सदस्यता के, परंतु जब ये लोकसभा में जाएगा तो यहाँ चाहिए होगा मात्र साधारण बहुमत। सबसे गोल्डन यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा ये पूरे चार्ट पे। मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, तुम्हारे लिए जो चीज आसान करी है वो दिखा दूं, फिर वापस आ रहे हैं उसी पे, टेंशन मत लो। आ रहे हैं, अपने पेन को रोकना मत भैया, ठीक है। ये लो, ये मैंने सारी चीजें ऑलरेडी लिख दी है तुम्हारे लिए, तो टेंशन नॉट, ये तुम्हें मिल जाएगी नोट्स पे, ये देखो सब लिखा है, ठीक है, चिंता मत करना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो अब आगे आ जाओ। कहीं तुम ये सोचो सर नोट नहीं कर पाए, अब तो काम हो गया, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, करो नोट। ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में डाल दिया है, अपने हाथ से लिख के वर्गीकरण, ताकि आप कभी भी भूलो ना। यकीन मानना क्वेश्चन यहीं पे बनेगा। हाँ नहीं, उसी जगह पर, जैसे मान लीजिए संसद की कार्रवाई के दौरान क्या होता है, जब इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है तो कैमरा कट कर देते हैं, ना वो लाइव दिखाया जाएगा ना कुछ होगा। लेकिन अभी तक भारत में किसी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हुआ ही नहीं है, तो आपके जो सवाल है वो लाजमी है, वो उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि सर क्या ये टीवी पे दिखाया जाएगा, क्या उस समय किस जगह लेके जाएंगे, क्या न्यायालय लेके जाएंगे? नहीं। इसीलिए संसद का एक दायित्व और भी है, क्वासी जुडिशियल, संसद को अर्ध न्यायिक व्यवस्था भी बोला जाता है। आप समझ गए? जस्टिफाई हो लिखा। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा मुझे पता है ऊपर से जाएगा, लेकिन क्या करें। उसके बाद भी बेटा सुनो, फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है पूर्ण रूप से, और ऐसे नहीं हटाते, इस संपूर्ण चीज की जानकारी निकलेगी सरकार के राजकीय पत्र में, जिसे बोलते हैं अखबार या ऑफिशियल गजट। किसी भी राष्ट्रीय अखबार में ये न्यूज निकलना मैंडेटरी है, राष्ट्रपति के केस में भी, उपराष्ट्रपति के केस में भी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सारा समझ लेना। पहले राष्ट्रपति का प्रोसेस देख लें। राष्ट्रपति को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 ये कहता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, इन दोनों जगहों पर क्या लिया जाता है? विधेयक लाते हैं। बेटा इसी विधेयक को अंग्रेजी में बिल कहते हैं, हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं, और इसी को मोशन भी कई नाम से जाना जाता है। ये मोशन लाने के लिए 1/4 लोग लगते हैं। मान लो राज्यसभा के अंदर हम ये लेके आए और 250 लोग हैं, तो 250 के 1/4 लोग हस्ताक्षर करेंगे कि हाँ ये जो प्रस्ताव या जो बिल ला रहे हो वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए सही लेके आ रहे हो। अगर 1/4 लोगों ने हस्ताक्षर ही नहीं करे तो बिल ही आगे नहीं जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है, यहाँ बैठे हुए हैं ओम बिरला, बेटा इन्हें बोलते हैं लोकसभा का अध्यक्ष। अगर इन्होंने ही मना कर दिया तो बिल आगे जाएगा। महाभियोग का बिल रोकने की शक्ति होती है लोकसभा के स्पीकर के पास, यानी ओम बिरला अगर मेरे फायदे का आदमी है तो मेरे ऊपर कभी महाभियोग चल ही नहीं सकता। बात समझे? ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, समझना। लोकसभा राज्यसभा कहीं भी 1/4 14 दिन पूर्व में नोटिस,
अपना वकील करने का प्रावधान। उसके बाद कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 किसके विरुद्ध ला रहे हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध। समझना, पहले लोकसभा में लाए तो यहाँ पर 2/3 पूर्ण बहुमत से पास करोगे, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कंफ्यूज मत होना, ठीक, पूर्ण बहुमत से। अगर ये बहुमत नहीं मिला तो मुबारक हो, पूरी मेहनत फेल, तुम्हारा बिल खत्म, यही खत्म हो गया, क्योंकि एक सदन से बिल पास होके तभी तो दूसरे सदन में जाएगा। लोकसभा से पारित हो गया सर, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी वकील करने की अनुमति है, राज्यसभा में वकील फिर से बहस करेगा, फिर उस बिल पर क्या होगा, दोबारा से डिबेट डिस्कशन वोटिंग, यानी बहस होगी, वोट पड़ेंगे, उसमें डिबेट डिस्कशन होगा, और फिर से क्या चाहिए होगा, 2/3 बहुमत। ये किसके केस की बात कर रहे हैं, तो ये है राष्ट्रपति के केस में। समझ आया, समझ आया। अब उपराष्ट्रपति के केस की कंडीशन देख लो, क्वेश्चन बनता है बेटा इस पे। वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना 22 प्रेसिडेंट, साथ ही साथ कौन है सर, ये राज्यसभा का सभापति है। जैसे ही तुम्हें ये बात ध्यान आएगी, तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक एस्ट्रिक बन जाना चाहिए कि सर जब ये राज्यसभा का ही सदस्य है तो बेटा सबसे पहले बिल कहां लेकर जाओगे, राज्यसभा। जब तुम राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण करोगे तो 1/4 प्लस 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, प्लस वकील करने की अनुमति इनको भी होती है, यानी अपने साक्ष्य देने की अनुमति होती है। राज्यसभा में जो बहुमत चाहिए वो 2/3। यहाँ से बिल मिल गया, पास हो गया, ओके। यहाँ पर बैठे हुए हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो तो यही होते हैं, तो फिर यहाँ राज्यसभा में मना कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बताओ, लोकसभा में ओम बिरला बिल को रोकते रहते, राज्यसभा के अंदर जब बिल प्रस्तुत होगा उपराष्ट्रपति के लिए तो कौन मना करेगा, वो खुद तो मना करेंगे नहीं उसको। तो बेटा ऐसे में जब इन पे विवाद चल रहा होता है तो सारी शक्तियां किस पे आ जाती हैं, डिप्टी सभापति। ठीक, डिप्टी सभापति ने अगर बिल खत्म कर दिया तो ये बिल राज्यसभा में आगे नहीं जाएगा। उसके बाद राज्यसभा से 2/3 पूर्ण बहुमत ले लेंगे। ये उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा की कार्रवाई हो गई। अब जब राज्यसभा का वो सदस्य नहीं बचा, वहीं के लोगों ने मना कर दिया, तो लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण। सर साधारण बहुमत क्या होता है ये भी समझ लो। लोकसभा में सीटें कितनी बढ़ सकते हैं, इसमें कितनी बढ़ सकते हैं राज्यसभा में। सर मैंने बड़ी मेहनत करी, चुनाव कराए, तब भी 18वीं लोकसभा में कितनी सीटें बढ़ पाई, 544। लेकिन जिस दिन सभा की कार्रवाई हुई बेटा, उस दिन सभा में मुश्किल से कितने लोग आए, 200 लोग। अब ये 200 लोग ही बन जाएंगे साधारण बहुमत। जिस दिन जितने बैठे हुए होते हैं उसमें से उनका 51 यानी 50% प्लस 1 लात मार के निकाल देंगे उपराष्ट्रपति। बात आई समझ में। एग्जाम्पल, 225 बच्चे यूपीएससी में एनरोल्ड हैं, क्लास में एडमिशन होने कितने के थे, 300 के। 225 के हुए तो वो अपने आप में क्या बन गया, पूर्ण बन गया। लेकिन आ कितने रहे, वो साधारण बहुमत होगा, कभी 55 आ जा रहा है, कभी 45 आ जा रहा है। अब क्लास में स्क्रीन बड़ी करवानी है तो जो 45 बच्चे बैठे हैं उनमें से 50% प्लस 1 हाँ कर देगा तो स्क्रीन बदल जाएगी। यही बात लोकसभा में लागू। लेकिन राज्यसभा में कितना चाहिए, 2/3 पूर्ण बहुमत। कल कृष्णपाल ने सही कहा था कि सर ये पूर्ण बहुमत मिलना भी मुश्किल है, सब लोग एक साथ एक दिन आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रोसेस आई समझ में। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ना पूर्ण बहुमत की सरकार अलग है, लेकिन पूर्ण बहुमत का मतलब समझो 545 के जो टोटल सदस्य हैं। तो ये होता ही है, तभी तो राष्ट्रपति को दबा लेते हैं वो लोग। यही तो गेम है। तो तुम सच बोल रहे हो, गवर्नर, राष्ट्रपति, डीएम, बीसीसीआई। चलो बेटा अब वापस आ जाओ। अब एक और चीज, हर चीज को कंपेयर करूंगा मैं। राष्ट्रपति की बेटा योग्यता की बात करो तो क्या था, 35 एलओसी, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य, लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और साथ ही क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक। उपराष्ट्रपति की योग्यता के आगे लिख लो बड़े अच्छे से, आर्टिकल 66 में वर्णन है, इसका 58 में वर्णन है, और इनका आर्टिकल 66 साफ साफ कहता है 35 आरओसी। सर 35 सेम, ओसी सेम, तो आर मतलब बेटा वाइस प्रेसिडेंट कहां जाके बैठेगा, राज्यसभा में। तो इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने योग्य।
समझे, बस इतना अंतर है। जब तक तुम राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ोगे, पीएम के साथ सीएम नहीं पढ़ोगे, तब तक यकीन मानना कुछ नहीं उखड़ेगा। इन दोनों को बेस्ट पढ़ने का तरीका है एक ही जगह टेबल पे कंपैरिजन चार्ट लेके पढ़ो। अब मैंने तुम्हें जो टेबल बनाई है, जिस दिन तुम राष्ट्रपति पढ़ोगे बगल में उपराष्ट्रपति अपने आप रिवाइज होता जाएगा और एमसीक्यू ऐसी बन जाएगा। वो लिख देगा उपराष्ट्रपति को हटाने के समय लोकसभा से 2/3 बहुमत चाहिए। अगर तुम्हें नहीं याद है कि नहीं सर लोकसभा से तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए साधारण चाहिए था, परंतु राज्यसभा से 2/3 चाहिए था, तब तक तुम यूपीएससी का प्रीलिम सॉल्व करने के लिए व्यस्त नहीं हुए हो। क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है एक्टिवनेस के साथ। चीजें आसान है, मुझे तो ऐसी याद हुई प्रैक्टिस करके, लेकिन आप घर पे जाके पढ़ो तो। आप घर पे जाके तुम देख रहे हो ससुराल सिमर का है, अरे ससुराल में आगी लगी। चलो भैया, हाँ पढ़ लिया था मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति की और थोड़ी चीजें देख लेते हैं। वैसे उपराष्ट्रपति का कोई काम या कोई कार्य तो खास है नहीं, फिर भी मैं तुम्हें यूपीएससी का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ जो आया हुआ है। अब कुछ 2-4 ये समझ गए ना। ये रहा आर्टिकल 66 में योग्यताओं पे बात होती है 35 आर से। अनुच्छेद में साफ साफ लिखा है कि ये किस किस पद के लिए कितना उम्मीदवार होगा, सब दिया होगा। ठीक, ये भी हो गया सदस्यता। अब चुनाव की बात करें तो बेटा इनका जो चुनाव होता है उस चुनाव के बारे में भी फिर से रिपीट करके लिख लो। जहां तुम बगल में कंपैरिजन चार्ट बना रहे हो लिखो सेम एज प्रेसिडेंट, बट अंतर कहां आता है, परंतु अंतर आता है निर्वाचक मंडल में। आज ये टॉपिक खत्म होने के बाद जो बच्चे आ जाए हैं वो कल से आए, क्योंकि कल पीएम और काउंसिल यानी कि मंत्री परिषद शुरू होगा। जैसे ये तुम्हारे दिमाग से चला गया, आधा आया आधा नहीं, वो तब क्योंकि तुम आज ही आ जाए। बेटा भाभी की रिंग सेरेमनी नहीं है जो आज देख लेंगे और भाभी साल भर याद रखेंगी, समझ गए। भाभी लात मार के निकाल देंगी क्लास से, भैया भी निकाल सकते हैं, ठीक ध्यान रखना। तो बेटा ये ध्यान रखिए, अंतर है निर्वाचक मंडल पे। इसमें कौन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के कौन से सदस्य, सर इलेक्टेड भी प्लस नामांकित यानी नॉमिनेटेड भी। कितना अंतर आएगा। बाकी सर चुनाव सेम कैसे होता है, तो इसमें भी वो तीनों चीजें फॉलो करी जाती हैं। कौन सी सर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वाला सिस्टम, और इसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और पहला कौन सा था, इनडायरेक्ट चुनाव, रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग। वही जो अभी आपने पढ़ा था, बॉक्स, कोटा, एमएलए, एमपी, ये जो सब पढ़ के आए हो ना इतनी देर में, वो पूरा इनके में लगता है। बस फर्क इतना है कि इनका निर्वाचक मंडल में राज्यों की कोई जगह नहीं होती, ना विधानसभा की, ना विधान परिषद की, ना दिल्ली की, ना पुडुचेरी की, सिर्फ और सिर्फ होती है लोकसभा राज्यसभा। कोई बता सकता है कि इसमें हमने राज्यों को शामिल क्यों नहीं करा? कृष्णपाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं दोबारा अपने क्वेश्चन को स्पेसिफिक करूं, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पूछूं, फ्रेम करके दोबारा पूछूं, ध्यान से सुनना, एक एक चीज लिख के पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति के चुनाव में सर कौन कौन भागीदारी रहते हैं, एमपी प्लस एमएलए। सर ये जो एमपी होते हैं ये संसद की लोकसभा और राज्यसभा से आता है, ये एमएलए जो आता है ये आता है राज्यों की विधानसभा से। सर ये राज्यों की विधानसभा क्या होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की बनी हुई है लखनऊ में। अगर तुम उत्तर प्रदेश जाओगे तो लखनऊ में ऐसे एक बिल्डिंग, एक भवन बना है, इसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहते हैं। यही तुम गर्व से कहते हो चचा विधायक है हमारे, वो चचा जो विधायक है तुम्हारे वो यहीं कहीं खड़े होके दूसरे बड़े चचा के सामने ऐसे कह रहे होते हैं चचा विधायक है हमारे। कोई औकात नहीं होती मंत्रियों की, जाए जाए लंगूटा चाट जो है क्या, कौन मंत्री कौन किसी का है। तो भैया ये बात समझिए कि वैल्यू उन्हीं की होती है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। इसलिए राजतंत्र के अंदर अधिकारी बनो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, डायरेक्टली समाज का कल्याण कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है। तो अगर आपको इन पदों पे विराजमान रहना है तो आपको मेहनत भी तो बढ़ानी पड़ेगी। अब आप कक्षा में आ रहे हो एक दिन और आपको चाहिए 4 दिन का ज्ञान, तो कैसे हो जाएगा। बाकी अपनी रुचि अन्य विषयों में भी बढ़ाएं, समझे बात को। चलो तो बेटा उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में जो बैठे हुए होते हैं विधायक, ध्यान से समझना, इनके साथ इशू क्या आता है कि ये जो प्रजातंत्र के अंदर आप जैसे कार्यकारी अधिकारी बैठे हुए होते हैं उनको करते हैं डाइवर्ट अपने अनुसार प्रयोग। समझना मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये होती है। सर ऐसे ही आपको नहीं पता बिहार के अंदर भी एक विधानसभा,
ऐसे ही आपको नहीं पता सर गोवा की अपनी विधानसभा है, ऐसे ही आपको नहीं पता कि मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की विधानसभा है। ये सबके सब किसमें वोट करते हैं? राष्ट्रपति के अंदर। लेकिन मेरा सवाल प्यारे बच्चों तुमसे ये है कि उपराष्ट्रपति के केस में ये तो वोट करते हैं, पर ये वोट क्यों नहीं करते? ये बताओ, प्रश्न ऑफ द डे बताइए। पॉज कर दीजिए हमारे। हाँ तो बताओ भाई कृष्णपाल, इसमें हमने उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनको क्यों नहीं शामिल करा, राज्यों के अलग अलग एमएलए को? यानी हमने प्रेसिडेंट के चुनाव में तो शामिल कर रखा है एमपी प्लस एमएलए, और आसान कर दे रहा हूं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य, ये एमएलए हमने शामिल ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि बेटा जिस दिन तुमने, हाँ बताओ, बिल्कुल गुड बताइए। पहला तो ये है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है गुड, आप प्रत्यक्ष वाला बढ़िया पॉइंट है। तो विधायक लोगों ने तो अपना कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया। ठीक है गुड। उसमें क्या है कि जब वो विधानसभा के लोग वोट भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो हटाने का अधिकार भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही, सिद्धांत आपकी दोनों बातें ठीक है। अब मैं इसको व्यवहारिक ज्ञान में तौल देता हूँ, आसान कर देता हूँ। बेटा एक दिन उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ और बोला वाइस प्रेसिडेंट तू मेरे हिसाब से काम करेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट बोले क्यों, मैं तुम्हारे हिसाब से काम क्यों करूंगा? बोले क्योंकि राज्यसभा में 31 सीटें मेरी अकेले की है, ताकि राज्य वाइस प्रेसिडेंट पर नेगेटिव प्रभाव ना डाल दे, राज्यसभा के सभापति पर अपना प्रभाव ना डाल दे, इसलिए राज्यों को हमने दूर कर रखा है। और जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये भैया प्रतिनिधित्व करते हैं अनुपातिक तौर पर, तो इन सभी का वोट कितना होता है? बराबर वैल्यू का होता है। इस वजह से हमने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एमएलए को शामिल ही नहीं, ठीक है, ताकि प्रतिनिधित्व के चक्कर में आके ये ब्यूरोक्रेसी में एग्जीक्यूटिवनेस ना ले आए, अराजकता ना ले आए। ये दोनों नियम लिखो फटाफट, हेडिंग डालो। फिर और आगे चलो, राष्ट्रपति के चुनाव में ये दोनों नियम है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एमसी कुछ दिन लगाते हैं बेटा, कंटेंट देकर लेक्चर ऊपर से डिजाइन होके आते हैं, इतना कम समय होता है भाई। समय बढ़ा दो, मैं तो 3 घंटे पढ़ाऊं, मुझे पढ़ाने कोई आपत्ति नहीं है। अध्यादेश कौन सा? ऑर्डिनेंस ना। अभी ऊपर से टॉपिक कहाँ है? तुम 2 दिन छुट्टी चले गए थे, 1 दिन नाक बंद थी तुम्हारी और डर में इमेज बन गया। देखो इधर भैया, नाक कान आँख कुछ भी बंद हो जाए, जब तक दिख रहा है आओ बैठो क्लास में, यही बनाएगा तुमको आईएएस बीएस। वरना फिर मुन्ना भैया का उतना सीन देख लेना, थप्पड़ मारा। चलो देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव अधिनियम 1952, नियमावली 1974 नियम। बेटा ये दोनों साथ में मिला के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताते हैं। जैसे 15,000 रुपए कहीं लिखे हैं, कहीं नहीं लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? यहाँ। कोटा मेथड इनडायरेक्टली बस दिया हुआ है कि अनुपातिक होना चाहिए, लेकिन उसे फॉर्मूला किसने कन्वर्ट करा? जो कल आयशा पूछ रही थी, इस किताब में, ये किताब में। हाँ, एक्ट और नियमावली क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। एक्ट जो होता है वो बेसिकली प्रिंसिपल और सिद्धांत और फिक्स रूल है, लेकिन नियमावली परिस्थिति के हिसाब से वर्तमान चुनाव के अंदर कोई अलग निर्देश देने के लिए भी एडिट और ओमिट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नियम ये है 9 बजे, लेकिन आज क्लास इनके आने की वजह से 5 मिनट डिले हो गई, तो हम नियमावली में कुछ संशोधन करके एक्ट में चेंज ना करके आज की परिस्थिति में बदलाव कर सकते। ठीक है, संवैधानिक नहीं, संवैधानिक सिर्फ एक्ट होगा। गुड, चलो याद जाओ। इनका चुनाव कैसे होता है? ऐसे। सचिन को याद रखना, सचिन का इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? करेंगे सर। हाँ भैया चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब बता दिया। लो ये भी देखो, अब यहाँ पर फिर से डिफरेंस आ जाता है। सर ऐसे डायग्राम देखने की आदत हमारी खत्म हो गई। बिल्कुल सही, लिखो ध्यान से। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, और यहाँ लिखो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। सर प्रक्रिया तो कई बार हो गई, बताता हूँ कैसे, ध्यान से सुनना। एक है 52 में, एक है 63 में। इसमें बताया गया एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। सुनना, सबसे पहले इन्हें पूरी करनी होती है 50 प्रमोदक यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की शर्त। याद आ रहा कुछ? बताया था मैंने कल, एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 35 साल की उम्र नहीं चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा राज्यसभा से 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 क्या चाहिए? अनुमोदक। अब अंग्रेजी वाले कहेंगे पता ही नहीं चल पा रहा मास्टर अंग्रेजी का है कि हिंदी का है। इसे कहेंगे प्रपोजर और इसे कहेंगे चाहे सेकेंडर्स कह लो
चाहे सेकेंडरी के। आगे समझ में बात, इसे कहेंगे प्रस्तावक, इसे कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ कितने चाहिए, यहाँ चाहिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। कोई दिक्कत? अब तुम कंपैरिजन करके ये भी लिखते चलना, ये भी समझते चलना। सर उसके बाद राशि कितनी चाहिए, सर राशि चाहिए 15,000। दुख की बात यह है कि किसी वर्ग को छूट नहीं है, वरना लोकसभा चुनाव के अंदर छूट मिलती है। ओबीसी एससी के लिए ये धनराशि दूसरी होती है, जनरल के लिए दूसरी होती है, महिलाओं के लिए दूसरी होती है। परंतु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 के अलावा कोई राशि आज तक ना बढ़ी, ना किसी वर्गों के लिए बदलाव करी गई, सभी के लिए ओबीसी एसटी एसटी विकलांग दिव्यांग ठीक कोई भी हो, सबके लिए कितनी राशि है 15,000। इधर भी कितनी राशि है 15,000। सर ये 15,000 की राशि वापस मिल जाएगी हाँ, अगर तुम चुनाव में न्यूनतम वोट ले आते हो। सर जब्त कब हो जाएगी, जब्त तब हो जाएगी जब तुम्हारा दुर्भाग्य ही है और तुम 1/6 वोट भी नहीं ला पाए। लिखते चलो, एक एक चीज इसलिए याद है क्योंकि पढ़ी है मैंने, अब भी पढ़ता हूँ, फिर पढ़ लूंगा, और 20 साल पढ़ाना पड़ा तो फिर कुछ और ठेला चला लेंगे। कब तक पढ़ा है, तब फिर सिलेक्शन ले लेंगे भैया, तुम्हें भी सिलेक्शन दिलाना है, लेकिन एक विषय से सिलेक्शन आता नहीं, दिक्कत है। तो मैंने 3 विषय पढ़ा, फिर और सिलेक्शन आ रहा है। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, विकेंद्रीकरण, जो कि शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, पुनः 1773 में तो केंद्रीकरण शुरू हुआ था, और 1831 तक जाके 1833 में जाके। अरे वो पढ़ाऊंगा भैया, मत टेंशन लो, आ जाओ इधर। क्या हुआ? अच्छा, आज दोनों अलग अलग बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं, अलग ही बैठोगे। सर बोल के कहते ना स्कूलर के लिए। हाँ। मैंने बोला तो सर ऐसे लगनी चाहिए। हाँ, ये आप ही ने कहा था ना, आप भूल गए। राष्ट्रपति हटाने के लिए कितना चाहिए न्यूनतम 1/4, और बाकी सबका अभी क्या है, बाकी सब अल्फाबेट सीख रहे हैं, ये ABCD जानती। दिक्कत ये है, बाकी सब अभी है प्री नर्सरी में, ये है KG में। कहने का मतलब ये है कि बाकी सब लोगों को बहुत टाइम लगेगा। चलो देखो, आवाज आ रही है इसकी, बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही, ऐसे ही सही है। देखो बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, पंखा भी नहीं सर पे, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ठीक। अब इधर समझ गए, 1/6 1/6। दूसरी बात फिर ध्यान से सुनो, जब ये एक दूसरे का चुनाव जीत जाते हैं तो मैं तुम्हें शपथ बता चुका हूं, शपथ में भी अंतर है। सर इनकी शपथ में भी अंतर है, हाँ जी। एक अपनी शपथ लेता है अनुच्छेद 60 में, एक अपनी शपथ लेता है अनुच्छेद 69 में। एक कहता है मैं संविधान को प्रिजर्व करूंगा, ध्यान से सुनना, प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा, और ये कहते हैं कि मैं ट्रू फेथ एंड एलिजेंस, बता दे रहा हूं हिंदी में भी। एक कहते हैं मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, संविधान का संरक्षण करूंगा, संविधान की सुरक्षा करूंगा और संविधान की रक्षा करूंगा। समझ गए? ये कहते हैं कि मैं सत्य पूर्ण निष्ठा भाव से पालन करूंगा। समझ गए बेटा? शपथ पे भी सवाल बन जाएगा प्रीलिम्स में। मैं इस बार कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, माइन्यूट से माइन्यूट, वैसे भी नहीं छोड़ता हूं, इस बार लिख लिख के तुम्हें याद करा दूं, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कंपैरिजन तुम्हारे पास ना हो, क्या फायदा नोट बनाने का। अच्छे से नोट बनाना, घर से क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए। एक की शपथ क्या है? प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड, PPD, और एक की शर्त क्या है? ट्रू फेथ एंड एलिजेंस। सर कहाँ लिखा है ये? एक की शर्त लिखी है आर्टिकल 60 में, एक की शर्त लिखी है आर्टिकल 69 में, और सर गवर्नर की भी शर्त होती है, हाँ वो आगे चल के पढ़ेंगे, 159 में लिखी। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो शपथ इतनी जबरदस्त है कि इसमें लिखा है एक वर्ड प्रोटेक्ट, इसीलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि देश पे हमला हो जाए इसकी घोषणा करने का या दूसरे देश से युद्ध बोलने का, कि जाओ लड़ो। ये आया समझ में? शपथ आई समझ में? बोलो हाँ। देखा, घर वाले ऐसी कहते तुम किसी को कुछ नहीं मनवा सकते हैं, इशारों पर नाच रहे बच्चे, नहीं समझोगे तुम जो है। माहौल सही चल रहा? कौन कह रहा? बोल तो दिया करो कम से कम, मुंह में चिप्स उप्स लेकर बैठे हो गया है क्या माहौल? चरण तुम तो मुंह बंदी रखो, रात मैसेज लिख रहे हैं चरण ये पढ़ा दिया आपने, ये कब पढ़ाओगे? तो शुगर मनाओ, नंबर सेव नहीं है तुम्हारा, तब भी तुम्हारे मैसेज करने के तरीके समझ गया, चरण का ही मैसेज है। चल
नहीं ऐसी बात नहीं है, उसमें 3 बच्चे, एक लाल रंग के कपड़े पहना, 2 बड़े बच्चे काले और स्वेटर पहन रहे हैं ना। कौन कौन है वो? भांजी है, तुमसे ज्यादा सुंदर है घर में सब, मेरी तरह तुम भी दुखी। चलो ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़े। लेकिन चरण की एक हैबिट है, चरण कभी किसी बात से नाराज नहीं। हाँ बेटा, कल मैंने ये तो बता ही दिया था, और अभी फिर चीखा था मैं, इनके चुनाव कौन कराता है? आरओ। सर वही आरओ जिसका 22 दिसंबर को पेपर है? हाँ वही आरओ जिसके ग्रुप चल रहे हैं टेलीग्राम पे। गधों भैया, 22 दिसंबर वाला नहीं है ये, वो आरओ है जो आईएएस के पद से होता है, 5-6 साल नौकरी कर चुका होता है, इसे बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। बेचारे लड़के ही गाली खाएंगे, ठीक। रिटर्निंग ऑफिसर, ध्यान से रखना। इनके चुनाव हो गए, इनमें भी क्या चाहिए होता है? कोटा, फॉर्मूला बता दिया, ये लो भैया। और अब देखो मजे की बात, आपने देखा था द्रौपदी मुर्मू में भी पहले प्रस्तावक यही बने थे, इनके में भी पहले प्रस्तावक यही बने। और बेटा इनका देखो किसने करवाया, तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे? उत्पल कुमार सिंह होंगे। कहाँ लिखा? ये उत्पल कुमार सिंह ने जगदीप धनखड़ जी का चुनाव कराया, और ये बन गए भारत के उपराष्ट्रपति। कौन से नंबर के? और इन्होंने बेटा क्या शपथ खाई? अभी तुम्हारे मास्टर ने चीख के क्या बोला? ट्रू फेथ एंड। है तो मास्टर हमारा रटने बहुत तेज, ठीक है। ये लो इनकी शपथ, ये लिखी है, क्या लिखा है? शपथ लेगा, मैं सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ कानून द्वारा स्थापित, ठीक है, संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा और कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। ये रहे। शपथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को? ये सबसे बड़ा सवाल है। पक्का तुम गलत बोलते, इसलिए मैं फोटो दिखा रहा हूँ। लिखो कॉपी में, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। जहां अंतर वहां यूपीएससी का क्वेश्चन, समझे? इसे कहते हैं जीनियस ट्रिक बाय यूनिसेफ क्वेश्चन। खाली बेटा जोर से बजाओ। हाँ चलेगा डीएडब्ल्यू से। आप बजा रहे हैं, ये नहीं कह सकते पाती इतनी जल्दी। चलो लिखा? सर रिपीट कर देना अभी। हाँ मैं रिपीट कर दूं। मैंने ये कहा बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ इनके जस्ट नीचे, यहाँ पर ध्यान देना बहुत अच्छे से। मैंने आपके लिए ये रिपीट करा कि सर राष्ट्रपति को चयनित होने के बाद जो शपथ दिलाएंगे वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। बेटा जूही चावला मत बनना, उसने कह दिया था दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अरे अनपढ़, पूरे भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है और एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है। बाकी हर हाई कोर्ट का अपना एक न्यायाधीश होता है जो मेन होता है, मुख्य उसे भी बोलते हैं। परंतु ये सीजेआई है, पूरे भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन बेटा मैंने कहा कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव जीतता है तो इसको शपथ कौन दिलाता है? तो बेटा ये बहुत गोल्डन क्वेश्चन है, इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। सर राष्ट्रपति ना दिलाना चाहे तो नहीं दिला सकता, क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में बोलेगा या तो मैं स्वयं शपथ दिलाऊंगा या भेज दूंगा अपनी जगह पे रक्षा मंत्री को, निर्मला सीतारमण को। ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति को है ना। कमाल की बात। आर्टिकल 53, एक एक चीज जो पीछे पड़ी है वो कनेक्ट होगी, इसलिए जिसने पहली क्लास छोड़ दी चुल्लू पर पानी डूब पर। इस चीज का बहुत छोटा है। कार्य किसके लिए करना, शपथ किसके लिए, स्टपनी किसके लिए? बेटा इनकी शपथ का एक ही कारण है, क्योंकि ये किसके लिए, किसकी स्टपनी बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट। जब ये कहेंगी मेरो मन ना हुए रहो इस पद पे बने रहे इनको, तो कौन आ जाएंगे जी? तो भैया जिस चीज की स्टपनी है वो स्टपनी इन्हीं के सामने तो कसम खाएगी। पति पत्नी फेरे एक साथ लेते हैं कि पंडित को बैठा लेते हैं, तू आजा आधे फेरे तेरे संग, जिससे शादी करनी फेरे उसी से तो लोग है। तो फिर सर राष्ट्रपति सीजीआई से शपथ क्यों लेते हैं? बेटा बहुत छोटा लॉजिक है, क्योंकि राष्ट्रपति से ऊपर कोई पद है ही नहीं भारत में, वो किसी की स्टपनी है ही नहीं। अभी तो और आनंद आएगा, जरा प्राइम मिनिस्टर शुरू होने दो। अब लो जरा ये लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर राष्ट्रपति का चुनाव में कितने लोग लगते थे? 50 + 50। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज कितने लोग करते थे? 20 लोग। या हारा हुआ कैंडिडेट कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। बता चुका हूं कल। उपराष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज कितने लोग जितवाएंगे? कितने लोग? प्रस्तावक कितने बनेंगे? 20 + 20। सुप्रीम कोर्ट में इसका भी मामला जाएगा, चुनाव हारने का। कितने लोग लेके जा सकते हैं? 10 लोग। या हारा हुआ कैंडिडेट कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। बात आई समझ में या नहीं? बढ़े आगे, टाइम तो हो गया, चलो इसको फिनिश करिए। हाँ ये हो गया। दोनों लोग कितने कितने साल के लिए रहते हैं?
62। पढ़े लिखे हो तुम तो। चलो भैया ये प्रभावी भी समझा दिया, टर्म भी हो गया। ये लो इसे प्रश्न एक करके जरा बढ़िया सा आंसर। ठीक है, अरे कैसे हटेगा ये, इनकी पीडीएफ ना हो गई आफत हो चुकी। चलो कोई नहीं, प्रश्न दिख रहा है, लो पहले प्रश्न देखो फिर उत्तर दिखा देता हूँ उसको। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां लेके जाओगे? केवल राज्यसभा। अब जिसे मोतियाबिंद है पढ़ लो, केवल राज्यसभा। किसको? उपराष्ट्रपति को। यही तो मैंने बताया था। ठीक, चलो भैया ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनका क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बनाता, वनडे एग्जाम बनाता है। हिदायत उल्लाह साहब स्टपनी बन के रह चुके हैं, जबकि भारत के कौन थे? सीजीआई, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन बेटा अकस्मात परिस्थिति ऐसी बनी कि ये 34 दिन के लिए स्टपनी बन के रहे। कितने दिन के लिए बन के रह सकते थे? 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि तब तक राष्ट्रपति का चुनाव होना संभव था। इनकी स्टोरी बहुत लंबी है, आपको मैं पूरी स्टोरी सुनाऊंगा कि किन परिस्थितियों में मरे, कौन उपराष्ट्रपति की जगह चुनाव लड़ने चले गए, कौन सा पद खाली हुआ। तो हो गया काम आज के लेक्चर का। हाँ, किस बात? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति पद पे नहीं है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति भी नहीं सीजीआई, तो क्वेश्चन अगर आपको लगता है जो ऑर्डिनेंस ला सकती है, ला सकते, क्योंकि राज्यसभा हमेशा जिंदा रहती है। ठीक है, सीजीआई ला सकते हैं, सीजीआई ला सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें पावर तो दूसरी होंगे। अब आ जाओ इसमें राष्ट्रपति का, मैंने तुम्हें ये भी शुरू में बता दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति कब तक पद पे बना रहेगा? जब तक की पद बचा है। लेकिन भारत में कितने महीने के लिए बना रहेगा? 6 महीने के लिए। सबसे पहले ही बता दिया। कहाँ का उपराष्ट्रपति स्ट्रॉन्ग है? राष्ट्रपति यूएसए का, बता दिया ये भी। गंगाधरी शक्तिमान तो समझ ही गए। ठीक है, अब चलो भैया तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट मुझे दिखानी है। ये लो, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन 2022 में आया था आईएएस की परीक्षा में, और ये 2023 में जुडिशरी का मेंस दिया था मैंने, उसमें आया था। आईएएस के प्रश्न अलग अलग प्रश्न पत्रों में स्टेट पीसीएस में रिपीट होते हैं मुख्य परीक्षा में। देखो ध्यान से, ये आज का अंतिम चीज है। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पूरा समाप्त, कुछ नहीं बचा उसमें। हाँ, ये प्रश्न लिखो। इसी प्रश्न को घर से लिख के लाना है। पहली बात तो प्रश्न नंबर 1 जो तुम अपनी मर्जी से लाओ या ना लाओ तो तुम्हारे ऊपर है, वो ये है कि भैया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर स्पष्ट करो। अब तो लिख लाओगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति में अंतर स्पष्ट करें। जो तुमने डायग्राम बनाए हैं बीच में लाइन डाल करके, वो सारा पूरा का पूरा डिट्टो कंपैरिजन घर से उतार के ले आना, अंतर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पे तुम्हें रिसर्च करनी है, क्योंकि बेटा उपराष्ट्रपति का तो कोई काम होता ही नहीं, पर सभापति क्या करते हैं? समन भेजते हैं, सभा को स्थगित करते हैं। इसके अलावा सभा में डिसिप्लिन का संचालन करते हैं, विशेष अधिकार बताते हैं, विशेष अधिकार से वंचित करते हैं। किसी बिल को या प्रस्ताव को कुछ डील करना है सभा के अंदर, नहीं करना है, ये बताते हैं। तो ये सारे 5-6 अधिकार तुम्हें घर से लिख के लाने, एक एक लाइन। मुश्किल से 100 वर्ड का आंसर आएगा, एक पन्ने के अंदर आना चाहिए, दूसरे पन्ने पे नहीं जाओगे। हाँ, बात तो सही। एक एक लाइन की जरूरत होगी, पॉइंट वाइज। 89 वन में इसलिए क्योंकि 64 उपराष्ट्रपति वाली पावर्स के अंदर नहीं था, लेकिन जब हम 79 से पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी तो दिखाना जरूरी है कि 89 कह रहा है, 64 पे होके आओ, वही बंदा सेम डिट्टो। जैसे 12 और 36 लिखने की जरूरत क्या पड़ी? लिख लिया? हो गया उत्तर? चलो अब ध्यान से सुनना, लास्ट चीज, कल शुरू होगा टॉपिक, पहले बता दे रहा हूं, प्रधानमंत्री प्लस केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और बिलीव मी, प्रधानमंत्री में तुम्हें इसलिए मजा आएगा क्योंकि तुम तो जानते हो दुनिया में मोदी लहर है, तो मोदी जी के साथ में ये देखेंगे कि प्रधानमंत्री के पास में किस तरीके से जहाज डुबोने की शक्ति होती है और जहाज को स्थायी रखने की। इन्हें बोलते हैं भैया प्राइमस इंटर पायरस। अब सर ये क्या होता है?